तो पिछले 2-1 साल में माहौल बहुत बदल गया है इस देश का, सुभाष बसु बाबू को लेकर के। ऑफ कोर्स उसके माहौल बदलने मोदी जी का एक बहुत बड़ा हाथ है कि मोदी जी के पास में उन नेताजी की फैमिली के लोगों ने पहले 2013 में जब वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे तब उनके पास पहुंचे, उनको कहा कि आप इस बारे में कुछ कीजिए। उस टाइम पे जब कोई भारत का मुख्यमंत्री या कोई बड़ा नेता इस बारे में हाथ लगाने को डरता था, मोदी जी ने कलकत्ता में, मैं बात कर रहा हूँ 2013 की, आधा घंटे से ज़्यादा नेताजी की फैमिली के साथ बैठ के उन्होंने डिस्कस किया। तो कुछ लोगों का जैसे समझना मानना है कि नेताजी के बारे में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने के बाद में थोड़ा इंटरेस्ट जागृत हुआ। मैं ये करेक्ट करना चाहता हूँ कि इवन प्रधानमंत्री बनने से पहले उनको इंटरेस्ट था। मेरी पर्सनल बातचीत थी, एक आपके यहाँ चीफ सेक्रेटरी हुआ करते थे AR बनर्जी, केशुभाई पटेल जी के ज़माने में, मैं उनको बहुत साल से जानता था। तो उन्होंने मुझे आज से 10-12 साल पहले कहा था एक बार कि मोदी जी को पर्सनल लेवल पे स्वामी विवेकानंद और नेताजी में बहुत इंटरेस्ट है। तो ये बात हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं से थी। मैं और मेरे दोस्त हम लोग इकट्ठे हुए, मैं बात कर रहा हूँ आज 2006 के आसपास की, हम इंटरनेट पे हम लोग इकट्ठे हुए, हमने कहा कुछ ना कुछ हमें करना पड़ेगा, जो यंग जनरेशन है उसको बाहर निकलना पड़ेगा। इतने सालों से 50-60 साल से ये कहानी चलती आ रही है, ये कहानी ख़त्म होनी चाहिए। ये एक प्रॉब्लम है कि साहब उनको हुआ क्या। अब यहाँ कभी भी कोई छोटा मोटा मर्डर हो जाता है तो पुलिस वाले इंक्वायरी करते हैं, पता लगाते हैं कि सच क्या, और सच को स्थापित करते हैं और कोर्ट में लेके जाते हैं। हमने कहा हमें भी ऐसा काम करना पड़ेगा क्योंकि सरकार वो काम नहीं कर रही है। तो हम लोग इकट्ठे हुए और उसमें वहाँ एक रास्ता नजर आया कि जब तक कोई बड़ा नेता इसमें या जो बड़े लोग नहीं सिर पे हाथ रखेंगे ये केस सॉल्व नहीं होगा। इसी से ये हमारा एक ख्याल निकला कि हम इस इशू को जो जनता के सामने रखेंगे उसको ऐसे रखें कि आज की जनता उसको अपने आप से कनेक्ट महसूस, उससे जुड़ा महसूस करे। और ख़ासकर जब तक आप मीडिया के सामने ये बात को लेकर नहीं जाएंगे, किसी को पता नहीं चलेगा इशू है क्या। तो एक जो चीज़ हमने निकाली उस ज़माने में, अब मैं 2006 के आसपास, हमने एक इंस्पिरेशन लिया। अमेरिका में एक फ़िल्म आई थी JFK सन 91 में। आप में से वो लोग जो अमेरिका में कभी उसके बारे में पढ़ चुके हैं तो आपको शायद याद होगा कि अमेरिका के राष्ट्रपति थे जॉन F कैनेडी, और उनकी सन 63 में हत्या हो गई थी। और उसके होने के बाद वहाँ जो अमेरिका में छोटे छोटे अखबार थे उसमें ऐसी खबरें निकलनी शुरू हुई कि साहब उनके मारे जाने के पीछे बाहरी ताकतों का हाथ है। कुछ ने कहा नहीं जी, बाहरी ताकतों का हाथ नहीं, अपने ही लोग इसमें इन्वॉल्व है। तो ऐसे अजीब अजीब बातें उनके बारे में लोग कहा करते थे, लेकिन कम से कम जो मेरी नॉलेज है वहाँ के बड़े बड़े अखबारों ने कभी उस बात को तवज्जो नहीं दी। एक आदमी था जिम गैरिसन नाम का, वकील था, उसने अपनी ज़िंदगी खपा करके पूरी रिसर्च करी इस केस के बारे में कि साहब कैनेडी को हुआ क्या। किसी निष्कर्ष पे वो पहुंचा, लेकिन उसके कोई फ़ायदा नहीं हुआ, किसी ने उसको ध्यान नहीं दिया। लेकिन उसकी किताब छपने के, उसके सारे कार्य करने के 20 साल के बाद 1991 में ऑलिवर स्टोन नाम के एक मशहूर फिल्मकार ने इस फिल्म को बनाया जिसका नाम था JFK। इस फिल्म में उसने ये दिखाया कि साहब कैनेडी के मारे जाने में शायद अमेरिका की सरकार के कुछ लोगों का शायद या तो उसमें हिस्सा हो सकता है या उनको मालूम था और उन्होंने कुछ नहीं किया। फिल्म के आखिर में उन्होंने ये दिखाया कि अमेरिका सरकार के पास में कैनेडी के मारे जाने वाले घटना के से जुड़े हुए बहुत सी सीक्रेट फाइलें पड़ी हैं। जैसे ही ये बात फिल्म में दिखाई गई, पूरे अमेरिका में बवाल मच गया। वहाँ के लोगों ने निकल के प्रोटेस्ट किया कि साहब ये तो फाइलें बाहर आनी चाहिए, आप कैसे छुपा सकते हैं, आपका राष्ट्रपति था वो देश का, कोई छोटा मोटा आदमी नहीं था। तो अमेरिकन सरकार को एक बाकायदा कांग्रेस में एक कानून लाना पड़ा, JFK रिकॉर्ड्स एक्ट, कि साहब आप सारे कागज़ बाहर निकाल के पब्लिक में लेकर आओ। ये कुछ छुपाने का, ये ज़माने चले गए हम जिसकी बात कर रहे हैं अंग्रेजों के ज़माने में कि साहब इंटेलिजेंस की फाइलें होगी। ये पुलिस इंटेलिजेंस अब हमारी हैं, ये किसी फॉरेन कंट्री की नहीं है, हमारे ही लोग हैं। कोई भी नहीं चाहता कि चीज़ छुप कर रहे पुराने ज़माने की। तो बेसिकली ये मुद्दा हमारे सामने अब आ गया कि हमको पूरे इशू को हमने समझाया कि सरकार के पास नेताजी के से जुड़ी हुई जितनी फाइलें हैं वो पब्लिक की जानी चाहिए। अब उसमें अगर आपको मैं थोड़ा सा भी डेटा दूंगा तो आपको बहुत अजीब सा लगेगा। 2015 में प्रधानमंत्री कार्यालय में 41 फाइलें हैं सीक्रेट नेताजी के बारे में, उसमें से 20 फाइलें उनके मारे जाने के बारे में। अब मेरे को समझ में नहीं आता कि 2015 में आप फाइलें क्यों दबा के बैठे हैं आप लोग। इंटेलिजेंस ब्यूरो जिसका काम देश के दुश्मनों को रोकना है, उसके पास में 77 फाइल्स पड़ी हुई हैं। विदेश मंत्रालय के पास में 1 डज़न फाइल पड़ी हुई हैं। तो ये सब काम नहीं होना चाहिए। तो इसी बात को हमने मुद्दा बनाया। नेताजी की फैमिली बाहर निकल करके आई और आपको मालूम है टीवी में भी थोड़े दिन पहले काफ़ी दिखाया गया था। फिर अभी थोड़े दिन पहले ही प्रधानमंत्री जी ने नेताजी की फैमिली से फिर दोबारा मुलाकात की। पहली मुलाकात उनकी तब हुई थी जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद भी वो उनसे मिले और मुझे कम से कम ये बहुत पॉजिटिव लगा क्योंकि पहली बार इतने साल बाद कोई प्रधानमंत्री आया है जो कम से कम इस इशू पर बात तो करना चाहता है। पहले तो ये हालत थी कि लोग बात करने को तैयार नहीं थे इस बारे में।
तो ये इसको देख के हमें उम्मीद है कि शायद कुछ होगा। अब मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ कि पूरा मुद्दा आखिर है क्या। और लेकिन एक बात मैं आपसे विनती करना चाहूँगा, शायद आप जो मेरी रिसर्च मुझे बोलती है उससे शायद एग्री करें या एग्री ना करें, मुझे पता नहीं, लेकिन एक चीज़ से आप सब लोग मुझसे एग्री आपको करना पड़ेगा कि 2015 में जितनी सीक्रेट फाइलें हैं नेताजी के बारे में वो सारी बाहर आनी चाहिए। अब वो चाहे यहाँ मरे चाहे वहाँ मरे, चाहे वो अच्छे आदमी थे या नहीं थे, जैसे मर्जी लोग बोले, लेकिन फाइल को छुपा के रखने का कोई मतलब नहीं है। इवन कम्युनिस्ट कंट्री में फाइलें बाहर निकल के आती हैं, हम तो डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, आपको छुपाने का मतलब क्या फाइलों का? तो ये सब फाइल निकलनी चाहिए। अब जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि हम सब लोगों ने, खासकर जो हमसे बड़े हैं उम्र में, बचपन से सब सुनते आए कहानी के साथ, उनको ये हुआ, कोई कहता जी यहाँ मार दिया वहाँ मार दिया। इतना मैं आपको एक पूरा दावे से कहता हूँ कि पिछले 10-12 सालों में पूरी कहानी बहुत हद तक क्लियर हो चुकी है, बहुत हद तक। कई ऐसी चीज़ें जो आज से 20-30 साल पहले एलिगेशन बोला जाता था कि साहब ये तो एलिगेशन लगाया किसी ने, आज उसको सबूत के तौर पे हमारे पास में पुख्ता सबूत है। मतलब एक मैं आपको सबूत दिखा सकता हूँ कि साहब पंडित जी नेहरू ने बिल्कुल इस काम में रोड़े अटकाए हैं, सबूत अवेलेबल है, कोर्ट में आप जा सकते हैं दिखाने के लिए, लेकिन वो एक टेक्निकलिटी है कि पंडित जी आज जिंदा नहीं है। तो आज बहुत सी चीज़ों के सबूत हैं, कुछ मैं आपको दिखाऊंगा, डॉक्यूमेंट्स हैं, कागज़ हैं, जिससे मामला काफ़ी कुछ क्लियर हो जाता है। तो जो क्लैरिटी हमारे सामने आई है वो ये हमें बताती है कि आज हमको 3 में से एक ऑप्शन चूज़ करना पड़ेगा कि नेताजी को आखिर हुआ क्या। सिर्फ 3 ऑप्शन आपके सामने हैं, आपको 3 में से एक चूज़ करना पड़ेगा। इसके अलावा कोई चौथा ऑप्शन नहीं है आपके सामने, कोई चौथा ऑप्शन। जैसे मैंने आपको बताया पहले कि कुछ लोगों ने ये भी दावा किया था कि अमेरिकी ने उनको पकड़ के मार दिया, नहीं, कोई इसमें कोई सिर पैर नहीं है, कोई सबूत नहीं है। किसी ने बोला कि साहब जापानियों ने उनको मार दिया, कोई सबूत नहीं है। तो नेताजी के साथ में जो भी कुछ हुआ, आपको 3 में से एक ऑप्शन चूज़ करना पड़ेगा, और ये 3 ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला ऑप्शन प्लेन कैश थ्योरी। लोग कहते हैं कि साहब ये सरकारी ऑप्शन हम मान सकते हैं इसको, कि जापान सरकार ने अनाउंसमेंट की थी कि 18 अगस्त 1945 को एक विमान दुर्घटना में सुभाष बोस की मृत्यु हो गई। जितने भी आपको यहाँ पे कागज़ और डॉक्यूमेंट्स मैं दिखा रहा हूँ, ये सारे के सारे ऑथेंटिक सोर्सेज से लिए गए हैं, कोई भी टैबलॉइड से या कोई छोटी मोटी मैगजीन से नहीं लिया गया। सारे या तो अच्छे अखबारों के हैं या सरकारी कागजात हैं हिंदुस्तान से या बाहर से। तो कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं दिखाई जाएगी जो रिलायबल नहीं हो। तो ये आपके सामने पहला ऑप्शन है कि नेताजी प्लेन क्रैश में मारे गए थे, ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 2, जिसको आजकल सुब्रमण्यम स्वामी ने बहुत मशहूर कर दिया पूरे देश में, लेकिन ये शुरुआत से ही रहा है। कम से कम मैं दिल्ली में जब पैदा हुआ, वहाँ बड़ा हुआ, और हम लोग सुनते आए थे सबसे, चाहे वो पत्रकार हों, चाहे नेता हो, किसी भी पार्टी की क्यों ना हो, कोई पुलिस वाला आदमी हो, सब लोग घर में बैठ के यही बोलते हैं कि साहब नेताजी तो रूस में थे, उनको वहाँ मार दिया गया और पंडित जी का उसमें हाथ था। भगवान ना करे ये सच हो, लेकिन सब लोग जो बात सुब्रमण्यम स्वामी आज पब्लिकली बोल रहे हैं, ये बात कम से कम दिल्ली में हर एक आदमी की ज़ुबान पे। तो ये दूसरा ऑप्शन है आपके सामने। ये एक हिंदुस्तान टाइम्स की खबर है और ये 2001 की खबर है, और इसमें भी ये दर्शाया गया कि साहब वो तो रूस में थे और हमारे लोगों ने उनको वहाँ से मिले थे, इस तरह की बातें की जाती हैं। तो ये मैंने बताया आप, तो पहला ऑप्शन या तो नेताजी 18 अगस्त 1945 को ताइवान में मारे गए, या वो सोवियत रशिया में मारे गए सन 53 से पहले। और जो तीसरा ऑप्शन जो आपके सामने है, वो सुनने में बहुत अजीब लगता है, अटपटा लगता है, लेकिन ये एक ऑप्शन है। और ये ऑप्शन हमको ये बताता है कि साहब सन 85 में उत्तर प्रदेश में फैज़ाबाद में किसी रहस्यमयी साधु की मृत्यु हुई। गुमनामी बाबा के नाम से उनका नाम प्रचलित हो गया, लेकिन उनको लोग भगवंत जी बोला करते थे, जो उनको जानते थे कि ये जो भगवंत जी नाम का जो बड़ा अजीब किस्म का साधु था, ये शायद सुभाष बोस हो सकते हैं। तो आपके सामने ये 3 ऑप्शन है बस। अब आपको कोई चौथा ऑप्शन नहीं चूज़ करना पड़ेगा, इतना तो आपको मैं गारंटी दे सकता हूँ बैठ करके यहाँ पे। 3 में से कोई एक ऑप्शन। अब ये तीनों स्टोरियाँ क्या बोलती हैं, मैं आपको बहुत जल्दी में आपको समझाऊंगा। अब क्योंकि बहुत विस्तृत सब्जेक्ट है, थोड़ा सा समय मुझे लगेगा, लेकिन आपको आनंद आएगा ये सब देख करके, क्योंकि इशू बहुत इंटरेस्टिंग है, बिल्कुल दिल को छूने वाला है, लेकिन इसकी डिटेल बहुत 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 अच्छी है। अगर कोई अंग्रेज भी सुनेगा तो उसको भी सुनने में मज़ा आता है। प्लेन कैश थ्योरी क्या बोलती है? प्लेन कैश थ्योरी जो ये बोलती है कि जापान सरकार ने ये अनाउंसमेंट करी 23 अगस्त 1945 को कि 5 दिन पहले सुभाष बाबू का प्लेन क्रैश में देहांत हो गया। जापानियों का बोलना ये था कि 15 अगस्त 1945 को जब जापानियों ने एलाइड फोर्सेस के सामने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सरेंडर कर दिया, नेताजी के सामने ये ऑप्शन था कि वो सरेंडर कैसे करें।
आईएनए का सरेंडर वो अलग से करें या जापान गवर्नमेंट के साथ में सरेंडर करें। तो उनका ये बोलना था कि नेताजी जो थे वो जहाज़ पकड़ करके टोक्यो की तरफ को आ रहे थे ये डिस्कशन करने के लिए कि हम आईएनए का सरेंडर कैसे करें, आपके साथ करें या अलग से करें। लेकिन रास्ते में प्लेन क्रैश हो गया और उनकी डेथ हो गई। तो ये बेसिकली ऑफिशियल थ्योरी है। तो ये आप तो उनका मतलब मोटा मोटा उन्होंने ये बोला कि वो आईएनए की सरेंडर की बात करने के लिए सिंगापुर से चले, साइगॉन में आए और वो टोक्यो की तरफ को आ रहे थे, लेकिन रास्ते में उनका प्लेन क्रैश हो गया। ये उनकी आखिरी फ़ोटोग्राफ है जो साइगॉन, जिसको आजकल हो ची मिन सिटी कहते हैं। तो साइगॉन या हो ची मिन सिटी को 17 अगस्त की सुबह को जब नेताजी उतरे तो ये उनकी फ़ोटो ली गई। तो मेरे नेताजी 17 अगस्त को साइगॉन में थे, इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है, किसी को कोई शक नहीं है, बिल्कुल वहाँ थे। उनकी फ़ोटो अवेलेबल हैं, उनके साथ में लोग भी थे। ये उनका अपना जहाज़ था, जिस जहाज़ में वो आए थे। 12 सीटें उसमें थी, जापान सरकार ने उनको दिया था। तो इस जहाज़ में वो आए थे और टोक्यो में पहुँचे उस दिन। और लेकिन वहाँ जाके कुछ गड़बड़ होनी शुरू हो गई। उनके साथ में कोई 7-8 व्यक्ति और थे, हिंदुस्तानी थे, कुछ जापानी थे। जो उनके साथ में थे उनमें आबिद हसन थे, हबीबुर रहमान थे, प्रीतम सिंह थे, गुलजारा सिंह थे, ऐसे एस.ए. अय्यर थे। 4-5 उनके जो खास जो उनके आदमी थे वो उनके साथ में थे। और साथ में कुछ जापानी अफसर थे उनके साथ में, जो उनके और जापान सरकार के बीच में जो जितनी बातचीत होती उसका ब्यौरा रखते थे वो लोग। शाम को उनकी आपस में कोई डिस्कशन हुई और जापानियों ने कहा कि नहीं, आप अपने जहाज़ से नहीं जा सकते, आप इस जहाज़ में चढ़ जाइए। तो ये एक बॉम्बर जहाज़ था। तो नेताजी ने अपना जहाज़ छोड़ दिया और उनको बोला कि आप इस बॉम्बर जहाज़ में जाइए, क्योंकि आपका जहाज़ वहाँ नहीं जा सकता, कुछ प्रॉब्लम्स हमको आ रही है, अमेरिकी जो है हमसे खुश नहीं है। तो उन्होंने कहा कि आप ये दूसरा जहाज़ पकड़ें, बॉम्बर जहाज़। ये बॉम्बर जहाज़ एक लेफ्टिनेंट जनरल शिडई नाम का एक आर्मी का अफसर है, उसको लेकर के ये लोग जा रहे हैं, ये आपको टोक्यो ड्रॉप कर देगा। और लेकिन इस पर जगह नहीं है, तो आप अकेले चलिए। जब सुभाष ने आकर के ये बात बताई अपने साथियों की, साहब वो तो मुझे कह रहे हैं आप अकेले जाओ, तो उन्होंने कहा नहीं, आप अकेले नहीं जा सकते, तो बड़ा खतरे वाला काम है, आप किसी को साथ लेके जाओ, कम से कम एक आदमी तो साथ जाए आपके। तो सुभाष बाबू उस कमरे में गए, जापानियों से बातचीत की उन्होंने, और वापस आके उन्होंने बोला कि मैं हबीबुर रहमान को लेके जाऊंगा। तो 17 अगस्त की शाम को हबीबुर रहमान और सुभाष चंद्र बोस इस जहाज़ को, जिसको मित्सुबिशी काई 21 टाइप का ये बॉम्बर जहाज़ था, इसमें वो बैठ गए। और 17 अगस्त की शाम को साइगॉन, जिसको आजकल हो ची मिन सिटी कहते हैं, वो वहाँ से उड़े। ये बात डिस्प्यूट में नहीं है। तो यहाँ तक तो सारी कहानी बिल्कुल नज़र आती है कि साहब वो यहाँ पे थे, लोगों ने देखा था। लेकिन जो कुछ हुआ अगले दिन हुआ। रात को इनका जहाज़ एक तुरीन नाम के शहर में रुका, 17 अगस्त की रात को। 18 अगस्त की सुबह को वो जहाज़ फिर से उड़ा और ताइवान का एक जो आजकल ताइपाई सिटी जो मेन है, वहाँ पे उस ज़माने में एक एयरपोर्ट था जिसको बोलते थे मुत्सुयामा एयरड्रोम। आजकल वहाँ पे ताइपाई का डोमेस्टिक एयरपोर्ट है बहुत बड़ा, उसी जगह पे। तो यहाँ पे अगले दिन दोपहर को 12 बजे के आसपास उनका जहाज़ उतरा और उन्होंने थोड़ा सा लंच किया उन्होंने वहाँ पे। और उसके बाद में वो कहते हैं कि 15-20 मिनट के बाद जब वो जहाज़ उड़ा है तो टेक ऑफ करने के साथ ही उनका प्लेन क्रैश हो गया। तो प्लेन क्रैश में उनकी डेथ नहीं हुई थी, उनको काफ़ी वो ठीक ठाक बच गए थे। लेकिन सिर के ऊपर पेट्रोल का टैंक वो फट गया, मिट्टी का तेल था उसमें, और उससे उनके सारे कपड़े गीले हो गए। और जब वो प्लेन से बाहर निकले हैं बचाने के लिए अपने आप को, उसमें आग लग गई। रहमान जो उनका एडीसी था, 29 साल का था, उसने कोशिश की उनको बचाने की, कपड़े सारे फाड़ दिए, उसके सारे हाथ भी चल गए उसको पूरी प्रोसेस में। लेकिन 3 डिग्री का बर्न उनको हो गया। शाम को उनको हॉस्पिटल ले जाया गया। वहाँ पे डॉक्टर योशिमी नाम के एक डॉक्टर जो थे वो इंचार्ज में थे उनकी इलाज के। उसने काफ़ी कोशिश की, लेकिन उनका 18 अगस्त की शाम को वहाँ पे देहांत हो गया। अब कि वो कहा यह जाता है कि साहब वो 1 दिन तक उन्होंने इंतज़ार किया, उसके बाद में उनकी वहीं अंत्येष्टि कर दी। और सितंबर के शुरुआत में 5-6 तारीख को हबीबुर रहमान उनकी अस्थियां लेकर के जापान चले गए। और जापान में जाकर के उन्होंने जापानीज़ मिलिट्री हेडक्वार्टर्स को उनकी अस्थियां सौंप दी। उन्होंने वो अस्थियां पकड़ा दी एक वहाँ पे 2 एस.ए. अय्यर को और रामामूर्ति को, जो इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के मेंबर थे वहाँ पे टोक्यो के अंदर। और इस तरीके से वो अस्थियां जो हैं रनकोजी टेम्पल में जापान में पहुँच गई हैं और अभी भी वहाँ पड़ी हैं। और वहाँ पे हमारे कई प्रधानमंत्री गए, लेकिन मोदी जी नहीं गए। तो आपको समझ में आ जाए कि मोदी जी क्यों नहीं गए वहाँ पे। लेकिन हमारे पिछले प्रधानमंत्री, इवन मुझे याद है अटल जी भी वहाँ गए थे। हाँ, अटल जी ने लेकिन एक काम किया कि अटल जी ने जब वहाँ गए तो उन्होंने लिखा कि मैं इस स्थान पे आकर के बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ जहाँ नेताजी की स्मृतियाँ जुटी हुई हैं। तो उन्होंने अस्थियाँ वर्ड यूज़ नहीं किया, स्मृतियाँ वर्ड यूज़ किया। स्मृति मतलब मेमोरी।
तो ये अटल जी के टाइम की बात है। तो लेकिन मोदी जी जापान गए, उनको लोगों ने कहा कि आप रंकोजी टेम्पल में जाएं, लेकिन मोदी जी नहीं गए। तो उसको मैं बहुत अच्छा इंडिकेशन मान रहा हूँ, क्योंकि कम से कम हम लोग का मानना है कि अस्थियाँ उनकी नहीं है। मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा हम क्यों ऐसा मानते हैं। पहली बात, ये जो एक अफवाह उड़ाई जाती है कि पूरी नेताजी के मरने के बारे में जितनी कहानी है, ये बेसिकली कुछ लोगों का फितूर है दिमाग का, कोई इसके पीछे तथ्य नहीं है। और ये नेहरू को बदनाम करने के लिए लोगों ने ऐसी कहानियाँ गढ़ दी कलकत्ता में बैठ करके। तो पहली मोटी मोटी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सारी कहानी की शुरुआत अमरीकियों से और अंग्रेज़ों से हुई थी। हिंदुस्तान के लोग उस ज़माने में इतना, उनका सोचने का इतना तरीका, इतना नहीं, लोगों में इतनी सोचने की थिंकिंग नहीं थी कि वो ऐसा भी सोच सकें कि कोई आदमी अपनी मौत का नकली नाटक कर सकता है, एक नकली न्यूज़ प्लांट की जा सकती है। इंटेलिजेंस वाले ये काम करते रहते हैं, नकली आपने खबर प्लांट कर दी। तो वो ये सब सोचने की शक्ति उस ज़माने में हमारे लोगों के पास में नहीं थी। तो पहला जिन लोगों ने शक जाहिर किया था वो थे अंग्रेज़ और अमरीकी। ये आर्चिबल्ड वेवल हमारे उस टाइम पे हिंदुस्तान के वॉइस रहे थे और फील्ड मार्शल थे। जैसे ही उनको खबर मिली सुभाष चंद्र बोस की, उन्होंने छूटते बोला कि ये आदमी अंडरग्राउंड हुआ है, क्योंकि 18 अगस्त 45 को अगर वो नहीं मारे जाते, थोड़े दिन के बाद में उनको अरेस्ट होना था। तो जैसे ही उनको खबर मिली, उन्होंने अपनी डायरी में नोट किया कि अगर ये एग्जैक्टली ऐसी खबर आएगी, क्योंकि वो आदमी अंडरग्राउंड हुआ है। और सन 70 के दशक में इसकी वेवल की डायरी हमको मिल गई है। तो ये जो मैंने कोटेशन आपको लगाया है, ये सन 70 में हमारे सामने है। उस टाइम पे किसी को नहीं मालूम था कि वेवल साहब क्या सोच रहे, लेकिन सन 70 के दशक में उसकी डायरी छपी तो हमको मालूम चला कि वेवल को डाउट हुआ था। दूसरा, पहला आदमी जिसने ये दावा किया कि मैंने सुभाष चंद्र बोस को ज़िंदा देखा उसके मरने के बाद नहीं, वो आदमी था अमेरिकन जर्नलिस्ट अल्फ्रेड वॉक। कोई हिंदुस्तानी उस टाइम पिक्चर में नहीं था। अल्फ्रेड वॉक अमेरिकन जर्नलिस्ट, 29 अगस्त 1945 को उसने पंडित नेहरू की प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली में इंटरप्ट की। ये उसकी स्टोरी है, उस ज़माने में छपी थी। इसका जिक्र इंटेलिजेंस के रिकॉर्ड्स में भी आ गया। मैं आपको सिर्फ एक न्यूज़पेपर की क्लिपिंग दिखा रहा हूँ, लेकिन इसकी रिपोर्ट के बारे में और भी बहुत लिखा हुआ है। तो उसने पंडित नेहरू की प्रेस कॉन्फ्रेंस को इंटरप्ट करके बोला कि साहब मैंने इस आदमी को साइगॉन शहर के आसपास 2-4 दिन पहले देखा है, आप कैसे कह रहे हो वो प्लेन कैसे मर गया। तो अल्फ्रेड वॉक पहला आदमी था अमेरिकी पत्रकार जिसने कहा कि मैंने उनको मरने के बाद में ज़िंदा देखा है। ये जो हम वर्ड यूज़ करते हैं आजकल, नेताजी मिस्ट्री, नेताजी रहस्य या बोस मिस्ट्री, ये बोस मिस्ट्री अपने आप अंग्रेज़ों ने ही ईजाद किया था। तो ये आपको मैं एक डॉक्यूमेंट दिखा रहा हूँ जो 1997 में डिक्लासीफाई हुआ था। जी.डी. एंडरसन थे, कर्नल थे, जिन्होंने इंटरोगेशन की थी बहुत लोगों की। तो उसकी रिपोर्ट में ये वर्ड बार बार लिखा हुआ आ रहा है, बोस मिस्ट्री, बोस मिस्ट्री। तो ये वर्ड भी अंग्रेज़ों की देन है, ये हम लोग को उस टाइम पे बिल्कुल इस बात का आइडिया नहीं था। हिंदुस्तान में लोगों को नेताजी मिस्ट्री के बारे में जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट हुआ, जब लोगों को समझ तब आया जब गांधी जी इसमें उतर गए। तो गांधी जी पहले बड़े नेता थे, सबसे बड़े तो वही थे। गांधी जी ने सबसे पहले इसको उछाला इशू को, और उन्होंने पब्लिक स्टेटमेंट एक के बाद एक बहुत सारी दी, जो उस ज़माने में छोटे मोटे अखबार से लेकर के अमेरिका में न्यूयॉर्क टाइम्स तक छपी हैं कि गांधी जी का मानना है कि सुभाष चंद्र बोस जिंदा और वापस आएंगे। तो आज आप और मैं, हम लोग बैठ के अगर डिस्कस कर रहे हैं इशू को, तो शायद उसमें गांधी जी का भी हाथ है। तो जब अंग्रेज़ों को डाउट हुआ कि साहब ये तो प्लेन क्रैश में शायद कुछ इसमें प्रॉब्लम है, तो उन्होंने इंक्वायरी करी। तो इंक्वायरी करने के लिए उन्होंने टीम बनाई, और टीम के अंदर उस टाइम पे जो पुलिस और इंटेलिजेंस के लोग थे उनको शामिल किया गया। उसके जो इंचार्ज थे, एक डब्ल्यू मैकराइट नाम के आईबी के अफसर थे, बहुत बड़े डिप्टी डायरेक्टर थे उस ज़माने में, और एक पीएस फिनी थे जो आईबी में थे लेकिन पुलिस में भी थे, और वो बहुत टाइम से सुभाष चंद्र बोस को चेस कर रहे थे बंगाल पुलिस के बिहाफ पे, उनको रखा गया। एक और पंजाब पुलिस के बहुत बड़े अफसर राय बहादुर बख्शी बद्रीनाथ, वो भी उस टीम के हिस्सा थे। तो ऐसे एक टीम बनाई गई अफसरों की, और ये टीम ने जाके इंक्वायरी करनी शुरू करी। तो उनको पता चला शुरुआत के अंदर ही कि पूरी की पूरी कहानी नेताजी के मरने की सारी की सारी इनडायरेक्ट एविडेंस पर है। कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं है, ना डेड बॉडी है, ना डेड बॉडी की पिक्चर है। सिर्फ 4 आदमी खड़े होकर के हबीबुर रहमान और 2 बंदे बोल रहे हैं कि साहब वो तो प्लेन क्रैश में मर गया, और वो रोना शुरू कर दे रहमान हर जगह। तो पूरी कहानी सिर्फ हियर से, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सुनी सुनाई बात, कोई प्रूफ नहीं। और जानबूझ के सिस्टमेटिकली जापानियों ने सारे रिकॉर्ड जला दिए, 2-3 फाइलें छोड़ी, सब जला दिए। तो उनको शक हुआ कि कोई गड़बड़ है। उन्होंने जापानी से पूछा, जापानी भी सीधा जवाब नहीं दिया। तब उन्होंने अपनी इंक्वायरी करनी शुरू करी। तो जो इंक्वायरी उन्होंने करी अंग्रेज़ों ने उस ज़माने में, जिसमें इंडियन भी शामिल थे, मैं बात कर रहा हूँ अंग्रेज़ों के ज़माने की, उन्होंने उन लोगों को पकड़ा पहले जो लोग सुभाष बाबू के साथ में दिखे गए थे उनके आखिरी समय में, सो कॉल्ड आखिरी समय। तो जब उनको पकड़ करके उनसे बातचीत, उन इंटरोगेशन की, तो एक बिल्कुल अलग कहानी निकल के सामने आई।
पहली बात तो ये कि सुभाष चंद्र बोस का जो उनका बिहेवियर था उनके आखिरी टाइम पे 17 अगस्त से पहले, वो कंपैटिबल नहीं था प्लेन क्रैश थ्योरी से। सब पता नहीं क्या हुआ, उन्होंने बहुत ज़्यादा काम करना शुरू कर दिया, ऐसे काम करे जैसे कल नहीं आएगा। आईएनए का खजाना अपने पास में ले लिया, उसको लेके चल पड़े। भाई आप अगर आपने जापान में जाना है डिस्कशन करने के लिए और वापस आना है तो खजाने को लेके क्यों जा रहे हो साथ में आप लोग। एक खबर ये भी है कि उन्होंने मोटे मोटे कपड़े ले लिए सर्दी वाले, जापान में सर्दी तो होती नहीं है, आप कपड़े क्यों लेके जा रहे हो। और जब वो निकले हैं तो जो उनके पर्सनल स्टाफ से उनसे रोए गले मिल करके, तो उनको लगा कि साहब ये जो आदमी है ये गड़बड़ है पूरी कहानी में, ये कोई कहीं जा रहा है वापस नहीं आएगा। तो जापानी जो थ्योरी कहती है कि साहब वो टोक्यो जाएंगे वहाँ से वापस आ जाएंगे, इसमें कुछ गड़बड़ है। तो आखिर में फिलिप फिनी जो बंगाल में इंडियन पुलिस के जो अफसर थे, उन्होंने एक वातानेब नाम करके इंटरप्रेटर की इंटरोगेशन करी। तो ये उसकी रिपोर्ट है जो 97 में ये सब डॉक्यूमेंट्स बाहर आए थे। उसने वातानेब की इंटरोगेशन की और ये बड़ा सिंपल इसमें लिखा हुआ इस रिपोर्ट में, क्योंकि जितनी रिपोर्ट्स इंटेलिजेंस की होती है बहुत सिंपल लैंग्वेज में होती है, वो बिल्कुल तथ्यों पर जाते हैं, वो ज़्यादा कहानियाँ नहीं गढ़ते नॉवलिस्ट की तरह पे। तो इसने फिनी की रिपोर्ट में लिखा था और कि वातानेब का हमने इंटरोगेशन किया। ये आदमी 17 या 16 तारीख को जो सुभाष चंद्र बोस की और जापानियों में जो गुप्त मीटिंग्स हुई हैं उसमें ही बैठा हुआ था, क्योंकि इसको इंटरप्रिटेशन करना था उनके आपस में। और यहाँ पे पैराग्राफ नंबर 3 पे आप देखेंगे तो वो सिंपल से वो लिख रहे हैं वो लोग कि जनरल इसोदा जापानीज़ ऑफिसर मेजर कर्नल कागवा एक तरफ बैठे थे, सुभाष बोस जनरल भोंसले और हबीबुर रहमान दूसरी तरफ बैठे थे। और इसमें लिखा कि दे वर डिस्कसिंग हाउ टू गेट मिस्टर बोस टू डेस्टिनेशन, वो डिस्कस कर रहे थे कि सुभाष को कहाँ लेके जाएं। और लास्ट में क्लियरली लिखा हुआ है कि इट वाज जनरली अंडरस्टूड दैट ही वांट्स टू गेट टू द रशियंस प्रॉब्ली टू मंचूरिया, कि वो रूसियों के पास उनको ले जाना था। इसका मतलब जो लोग ये कहानियाँ गढ़ते हैं कि साहब नेताजी रूस में होंगे या जाने वाले होंगे, किसी ने ये कहानी गढ़ दी सन 50-60 में पंडित जी को बदनाम करने के लिए, वो सरासर झूठ है। पहले दिन से ही खबरें आ रही थी कि वो रूस जाने की प्लानिंग थी उनकी। जापानियों ने सरासर झूठ बोला कि वो टोक्यो आएंगे, वो इतना बेवकूफ़ आदमी नहीं था वो। जब वॉर ख़त्म हो गई, आप हार के, वो क्यों जाएगा वहाँ पे। तब इन्होंने फिर मैं तो आपको एक कागज़ दिखा रहा हूँ, यहाँ तो 1000 कागज़ दिखाने के लिए। जितनी इंटरोगेशन रिपोर्ट आप पढ़ेंगे ये सब रिपोर्टें इन्होंने सीक्रेट दबा कर रखी थी। पता नहीं कैसे 97 में जब उन्होंने 990 फाइलें रिलीज़ करी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने इंडिया में, दिल्ली में, तो ये गलती से फाइलें बाहर आ गई थोड़ी सी। तो जैसे ये मैंने आपको बताया कि जेके भोसले जो चीफ ऑफ स्टाफ थे आईएनए के, उनकी इंटरोगेशन रिपोर्ट है, इसके अंदर भी रशिया का साफ जिक्र आ गया। यही जनरल भोसले बाद में पंडित जी की गवर्नमेंट में एक मिनिस्टर भी बने थे, ज़िंदगी भर उन्होंने चू नहीं करी, कभी उन्होंने रूस का नाम नहीं लिया। हमेशा ये बोलते रहे कि साहब नेताजी तो प्लेन क्रैश में मर गए, लेकिन उनकी इंटरोगेशन रिपोर्ट में लिखा है कि वो रूस की बात कर रहे हैं। तो ऐसे करते 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 कि सारा पुलिंदा खड़ा हो रहा है। हबीबुर रहमान का केस बड़ा इंटरेस्टिंग था, उसके बारे में सब लोगों ने ये बोला कि वो आदमी बहुत ज़्यादा लॉयलिस्ट था सुभाष चंद्र बोस का, और अगर जो उसको बोलेंगे वही करेगा, उसकी ये हालत थी। तो ये उसकी इंटरोगेशन रिपोर्ट है हबीबुर रहमान की, जो रेड फोर्ट दिल्ली में उसका इंटरोगेशन हुआ था। एक के बाद एक बहुत सारे इंटरोगेशन हुए थे। इसमें लिखा कि भाई ये तो बताएगा नहीं और ये सच नहीं बोल रहा। तो इसमें साफ रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि इट इज़ कंसिडर्ड दैट इवन इफ B1269, ये कोड नेम था रहमान के लिए, was in the know of Bose's plans, he would not disclose them. His manner is not very convincing. He talks in a secretive way even if no one is about. बहुत सीक्रेटली बात करता है, वो सच नहीं बोल रहा है। तो ये बड़ा क्लियर कट हो गया था कि रहमान साहब जो है वो सच नहीं बोल रहे हैं, कुछ इसमें पूरे केस में गड़बड़ी है। तो सारी कहानी उनकी डेथ की जो फाउंडेशन था वो सिर्फ 4-5 आदमियों के बोलने पर आधारित था, और उसकी जब इंटरोगेशन की गई तो सबके अलग अलग तथ्य निकल के आए। तो इसका मतलब उनको अंग्रेज़ों को विश्वास इस कहानी पर नहीं हुआ। जो पहली इंक्वायरी सुभाष बोस की डेथ पे जो हुई है वो अमेरिकन फोर्सेस ने की, क्योंकि ताइवान जहाँ प्लेन क्रैश हुआ था अमेरिका के कब्जे में आया था, तो अमेरिकन फोर्सेस ने पहले वहाँ का ऑक्यूपेशन किया। रहमान की पहले इंटरोगेशन रिपोर्ट अमेरिकन आर्मी की है। तो ये जो आपको मैं डॉक्यूमेंट दिखा रहा हूँ ये अमेरिकन नेशनल आर्काइव से निकल कर के आया है, और ये इसकी डेट है जून 28, 1946, मतलब सुभाष बोस के मरने के ऑलमोस्ट 1 साल बाद के, मतलब अगस्त 1845 को प्लेन क्रैश हुआ, और ये जून 28, 46 की रिपोर्ट है। और इसमें ये वही बोल रहे हैं जो मैंने आपको बताया ब्रीफ में। ये इसका लेटर का इसका बैकग्राउंड ये है कि ब्रिटिश मिलिट्री इंटेलिजेंस ने इनको सवाल पूछा थ्रू बॉम्बे कॉन्सुलेट कि आप लोग वहाँ पे थे, आप लोगों ने कुछ ना कुछ इंक्वायरी करी होगी, कुछ ना कुछ आपको पता होगा, आप हमको बताएं कि क्या हुआ वहाँ पे। तो ये उन्होंने अमेरिकियों ने उनको आंसर दिया
उस ज़माने में पेंटागन नहीं था तो उसको वॉर ऑफिस बोला करते थे, जिसको आजकल हम पेंटागन कहते हैं। तो ये जो पहला शब्द है ये पेंटागन के लिए यूज़ किया, उस टाइम उसको वॉर या वॉर ऑफिस बोला करते थे। वॉर मिलिट्री इंटेलिजेंस सर्विसेज एडवाइजेस अंडर द डेट ऑफ June 20th that a search of the files in the intelligence divisions reveals that there is no direct evidence that Subhash Chandra Bose was killed in an airplane crash at Taihoku, Formosa, despite the public statement of the Japanese to that effect। ये बता रहे हैं कि इंटेलिजेंस की फाइलें हमने सारी देख ली हैं, उसको देख के लगता है कि कोई सीधा साक्ष्य नहीं है कि वो आदमी मरा था। हाँ, जापानी कहते जरूर है। मैंने बताया ना कि ना डेड बॉडी है ना डेड बॉडी की पिक्चर है, आप साबित कैसे करोगे आप? और जिन लोगों के बेसिस पे आप बोल रहे हो वो लोग को जब इंटेरोगेशन किया तो वो पता लगा कि वो झूठ बोल रहे हैं, सीधी बात नहीं कर रहे हैं। तो ये निकल गया। अब ये मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कैसे ये मैंने अपनी किताब लिखते समय, क्योंकि हम पत्रकार लोग होते हैं तो हम लोग अंदर की चीज़ भी निकाल देते हैं, तो मैंने अंदर के बहुत डॉक्यूमेंट निकाल के अपनी किताब में लगा दिए। तो जैसे ये एक स्केच है जो एक जापानी सरकार ने जो हमारी सरकार को इन्फॉर्मेशन भेजी थी खुफिया, उसमें से हिस्सा निकाल के मैंने लगाया आपको दिखाने के लिए। इस स्केच में जापान सरकार के लोग ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये रनवे की स्ट्रिप है और सुभाष चंद्र बोस का जहाज़ कोई 20 मीटर ऊपर उड़ा, और ये जो उन्होंने गोल सा इलाका बना रखा है जिसमें गोल सा ये दिखाने को कि यहाँ पे उनका खजाने का जला हुआ हिस्सा पड़ा था, यहाँ पे वो खड़े हुए थे। इसका मतलब प्लेन 20 मीटर ऊपर गया और रनवे के पास गिर के क्रैश हो गया। तो ये कहानी है जो बहुत लोगों ने उस टाइम बताई थी। तो ये जापानी सरकार भी इसको दिखाने की कोशिश कर रही है इस पर्टिकुलर ग्राफिक्स में। अब जैसे ये उन्होंने 3 फोटोग्राफ सप्लाई करी इस स्केच के साथ में, जो ये दर्शा रही हैं कि ये साहब देखिए ये वो प्लेन है, उसका मलबा है जो नेताजी को लेके जा रहा था। अगर आप ध्यान से देखेंगे इन 2 फोटोग्राफ्स में, ये मलबा है पहाड़ी के सामने कहीं पड़ा हुआ है। तो ये आपको एक ज़रा पॉइंट आपको मैं नोट करना चाहता हूँ। और ये वो जगह है जहाँ पे प्लेन क्रैश हुआ था। और इसका मतलब ये है कि आप का जो ग्राफिक है वो ये दिखा रहा है कि प्लेन का मलबा रनवे के पास पड़ा हुआ था, लेकिन जो फोटोएं आपने दी हैं वो ये दिखा रहा है कि मलबा कोई 4-5 मील दूर जाके पड़ा हुआ है। इसका सीधा सपाट मतलब है कि ये फ़ोटोएं प्लांट की गई थी नकली दिखाने के लिए। इसीलिए आज 2015 में ये फ़ोटोग्राफ जब सन 56 में भारत सरकार के पास में अवेलेबल थी, आज के ज़माने में कहते हैं मिसिंग हो गई। एक बड़ी कमाल की बात है सुभाष चंद्र बोस वाले केस में कि जो डॉक्यूमेंट उनके मरने के बारे में डाउट रेस करता है वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं या गायब हो जाता है। तो ये फ़ोटोएं सन 55-56 में अवेलेबल थी, इसलिए मेरे पास कॉपी पड़ी है उसकी। लेकिन आज वो फ़ोटोएं कहते हैं मिसिंग हो गई, हमारे पास मिल नहीं रही हमारे को। अरे आप इसको बेवकूफ़ बना रहे हैं आप लोग। ऐसे कोई फाइल नहीं गायब होती। प्रधानमंत्री कार्यालय से कोई फाइल नहीं चलता, वहाँ तो परिंदा नहीं पर मार सकता। इंटेलिजेंस ब्यूरो के ऑफिस में एक फाइल यहाँ से वहाँ होगी तो जान निकाल देंगे लोगों की। वो लोग ये किसको पागल बना रहे हैं कि साहब फाइलें जल गई, गायब हो गई, मिसिंग हो गई। वो जानबूझ के की जाती हैं कि आप छुपाना चाहते हैं, क्योंकि ये 2 फोटोएं ही इनकी पूरी थ्योरी को डिमोलिश कर देगी। देखिए छोटी छोटी बातों में मैं नहीं पढ़ना चाहता। अब प्रॉब्लम ये हो रही है कि देखिए अगर एक जहाज़ है और उड़ा, उसमें क्रैश हुआ और लोग मर गए, उसमें से 6 लोग थे, 6 लोग बच गए, 6 लोग मर गए। मान लीजिए जो बचे हैं वो एक आदमी कहता है कि साहब जहाज़ में 12 आदमी थे, दूसरा आदमी कहता है नहीं 12 नहीं 14 थे। ठीक है, इतनी तो गड़बड़ हो जाती है, 12-14 फर्क नहीं पड़ता। एक आदमी कहे कि साहब जहाज़ 100 फीट ऊपर गया और क्रैश हो गया, दूसरा कहे जी 100 नहीं 400 फीट गया था, 500 फीट गया था। ठीक है, 400, 500, 100, 200 फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक आदमी बोले कि साहब 200 फीट से जाके क्रैश हो गया और दूसरा आदमी बोले कि 12,000 फीट से क्रैश हो गया, आई एम सॉरी देयर इज सम प्रॉब्लम। 12,000 और दो और ख़ासकर वो लोग जो अफसर थे एयरफोर्स के, उनको तो इतना पता होना चाहिए कि क्या बात है। 5 आदमियों ने ये दावा किया कि सुभाष चंद्र बोस जो उस टाइम पे वीआईपी था, उनकी आंखों के सामने जिंदा जल के मर गया। लेकिन पाँचों के पाँचों लोग की जब इन्वेस्टिगेशन जब सवाल पूछे गए इंक्वायरी के सामने या इंटेलिजेंस वालों ने, तो पाँचों ने अलग अलग वर्जन देने शुरू कर दिए। ये पॉसिबल नहीं है। ऐसी चीज़ें आप दिमाग से नहीं भूल सकता आदमी कभी कि साहब उनको आपके सामने एक आदमी जल के मर रहा है तो उसको बचाने रहमान गया था कि कोई और गया था। और ख़ासकर वो लोग जो मिलिट्री के अफसर थे, वो कोई ऑर्डरी आदमी नहीं थे, मिलिट्री के जिन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिस्सा लिया था। तो ये सारी बातें इकट्ठी होते 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 ऐसे लेवल पे पहुंची कि अंग्रेज़ों को विश्वास नहीं था प्लेन क्रैश की थ्योरी में। ये जो आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ ये भी एक नेशनल आर्काइव का डॉक्यूमेंट है और ये आखिरी रिपोर्ट है जो भारत सरकार के पब्लिक करी है हम लोगों ने।
इसमें कुछ नहीं समझने के लिए, बिल्कुल सिंपल स्ट्रेट इंग्लिश है। अगर ये रिपोर्ट पंडित जी के ज़माने में बाहर निकल आती तो बवाल मचाता देश के अंदर, लेकिन इन्होंने छुपा के इन्होंने रखा है लोगों ने, अब जाकर ये रिपोर्टें पब्लिक में आ गई हैं। पैराग्राफ नंबर 2 में साफ लिखा हुआ है कि इट सीम्स क्लियर दैट बोस एंड स्टाफ वर ट्राइंग टू मेक ए गेटवे टू रशिया। ये बिल्कुल साफ है कि सुभाष बोस और उसके साथी रूस जाने की तैयारी कर रहे थे। पैराग्राफ नंबर 3, हबीबुर रहमान, प्रीतम सिंह, गुलजारा सिंह एंड हासन, जो उनके साथ में थे वो लोग, हैव ऑल बीन एग्जामिन एंड अपीयर टू हैव लाइड। उन सबका एग्जामिनेशन हो गया है, इंटरोगेशन, ये झूठ बोल रहे हैं। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं इस पूरी रिपोर्ट के आखिरी पन्ने में आपको लेके जा रहा हूँ। पत्रकारिता में, इंटेलिजेंस में, रिसर्च में एक फार्मूला चलता है। अगर 3 इंडिपेंडेंट आदमी या 3 इंडिपेंडेंट सोर्सेज एक चीज़ को कंफर्म कर दें, वो सच है। 3 इंडिपेंडेंट आदमी अगर बोलते हैं एक बात को अलग सोर्सेज से, तो यही चीज़ इंटेलिजेंस में चलती है, यही पत्रकारिता में चलती है, सब जगह चलता है। ये फार्मूला है हमारा बड़ा ज़बरदस्त। इस रिपोर्ट ने उन्होंने 3-4 अलग रूसेज से इंफॉर्मेशन इकट्ठी करी और वो सारे इंडिकेट कर रहे हैं कि साहब वो रूस के अंदर है। अब जैसे इस पर्टिकुलर लास्ट पन्ने में उन्होंने ये लिखा हुआ है कि रूस का जो एम्बेसडर है काबुल में, वो भी ये कह रहा है कि सुभाष चंद्र बोस जिंदा है और रूस के अंदर है। अब ये बोल रहे हैं कि देयर इज़ लिटिल रीज़न फॉर सच पर्सन्स टू ब्रिंग बोस इनटू फैब्रिकेटेड स्टोरीज। एक एम्बेसडर के रैंक का आदमी क्यों झूठ बोलेगा? तो ये उन्होंने सारी बातें जिक्र की हैं। तो इसलिए इन लोगों ने, जो अंग्रेज़ जो थे, इन्होंने कभी कंक्लूड नहीं किया कि सुभाष बोस की डेथ प्लेन क्रैश में हुई थी। इनफैक्ट मुझे याद है कि अक्टूबर-नवंबर 46 में असेंबली में सवाल उठे थे और उस ज़माने के होम मेंबर, गृह मंत्री को उस टाइम पे होम मेंबर कहा जाता था, सरदार पटेल उस टाइम बन चुके थे होम मेंबर, उनसे सवाल पूछा गया ऑन रिकॉर्ड पे कि क्या सुभाष बोस मरे हैं कि नहीं मरे हैं। तो उनका जवाब ये था ऑन रिकॉर्ड पे कि हमें कुछ नहीं पता, हम कंफर्म नहीं कर सकते दिस वे और दैट वे। तो कम से कम अंग्रेज़ों ने तो कंफर्म नहीं किया। लेकिन एक बड़ा विचित्र सी घटना हुई है कि पंडित नेहरू जब सिंगापुर से वापस आए, उन्होंने स्टेटमेंट दी कि साहब वो तो प्लेन क्रैश में मारे गए। और उस दिन के बाद से मेरे ख्याल से सरकार का एक ये मतलब वो बन गया कि अब तो यही प्रूव करना है, हमने जो मर्जी हो जाए। वो सरकार का व्यू बन गया कि पंडित जी ने बोल दिया प्लेन क्रैश में मर गए तो ये सच है। ये जस्ट 3 इंक्वायरियाँ इस केस में हुई हैं। मैं उस पर हल्का सा आपको बताना चाहूँगा क्योंकि ये जस्टिस मनोज कुमार मुखर्जी का फोटोग्राफ है। 3 इंक्वायरियाँ इस देश में ओपनली नेताजी की डेथ को लेकर हो चुकी हैं। छुप के तो बहुत सारी हुई हैं, वो तो इंटेलिजेंस के तो मेरे पीछे भी लोग पड़ जाते हैं कई बार। तो लेकिन जो 3 इंक्वायरियाँ ओपनली हुई थी, शाहनवाज कमेटी 1956, जीडी खोसला कमीशन सन 70 से 74 और तीसरा आपका जस्टिस मुखर्जी कमीशन ऑफ इंक्वायरी। कैसे ये लोगों को, कितने घाघ लोग हैं, कैसे ये लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। अगर आप कहीं पढ़ेंगे किताबों में तो ये बोलेंगे कि साहब शाहनवाज खान तो आईएनए का आदमी था। आपको वो ये नहीं बताएंगे कि शाहनवाज खान अपनी ज़िंदगी में 1.5 साल तक आईएनए में था, उसके बाद सारी ज़िंदगी वो कांग्रेस पार्टी का आदमी था। वो अरे जो सारी ज़िंदगी उसने, वो तो कांग्रेस ही था वो लोग, उसे आप कैसे बता रहे हो आईएनए का आदमी? 2 साल उसने काम किया आईएनए में, सारी ज़िंदगी तो कांग्रेस पार्टी का था वो। और रिपोर्ट देने के बाद उसका अपने मंत्री बना दिया आपने उसको, जब तक मरा नहीं तब तक वो ऊँचे ओहदों में रहा वो। तो सबको पता है कि शाहनवाज खान सन 45 के बाद में वो पंडित जी का मुरीद हो गया था, नंबर 1। नंबर 2, जीडी खोसला, आप यकीन नहीं कर सकते, वो आदमी जिसकी इंक्वायरी कमीशन बनी है नेताजी की मृत्यु के पर, जब वो कमीशन पे काम कर रहा था तो इंदिरा गांधी की बायोग्राफी उसने लिखी साथ साथ। आजकल के ज़माने में कोई इंक्वायरी कमीशन का चेयरमैन ऐसी ज़रूरत कर दे तो उसको लात मार के निकालेंगे वाले। मतलब इंक्वायरी भी कर रहा है, इंदिरा गांधी की किताब लिख रहा है, उसकी बायोग्राफी उसके बारे में, कितनी महान वो लीडर थी। और बाकी सबको मालूम है दिल्ली में कि जीडी खोसला पंडित जी का दोस्त था। ऐसे लोग अगर आप बनाओगे तो क्या निकलेगा? तो दोनों, पहली कमेटी कमीशन ने ये बोला कि साहब प्लेन क्रैश में उनकी डेथ हो गई और वो मारे गए। लेकिन तीसरी कमीशन जो बनी है वो बहुत अच्छी बनी थी क्योंकि ये बनी है कलकत्ता हाई कोर्ट के ऑर्डर से। कुछ लोगों का ये समझना था कि सर बीजेपी ने बना दिया, बीजेपी ने बनाया नहीं था। लेकिन हाँ, ये फ़र्क जरूर पड़ा है कि अगर बीजेपी की जगह कांग्रेस पावर में होती तो ये कमीशन नहीं बनता। तो इसलिए मुझसे लोग पूछते हैं कि साहब आप बीजेपी और कांग्रेस में कैसे फ़र्क करेंगे, तो मैं कहता हूँ कि कांग्रेस को 100 में से 0 नंबर इस केस के हिसाब से, बीजेपी को 100 में से 50। अब मोदी जी या तो 50 के 100 करेंगे या 50 के 0 करेंगे। अभी अब देखते हैं क्या होगा, मुझे पता नहीं। तो मुझे उम्मीद है कि 100 करेंगे वो लोग। तो मुखर्जी कमीशन बनने का सीधा सपाट कारण ये है कि किसी व्यक्ति ने PIL लगा दी, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, कलकत्ता हाई कोर्ट में। प्रभा शंकर मिश्रा वहाँ के चीफ जस्टिस थे, बाद में मेरी उनसे मुलाकात हुई, कोर्ट के ऑर्डर सब हमने पढ़ लिए। उन्होंने बोला कि मैंने सिर्फ सरकार से पूछा कि भाई आपका विचार क्या है, और उस ज़माने की सरकार ने, यूनाइटेड फ्रंट की सरकार ने आकर के ये बोला कि हमें उनकी मारे जाने में डाउट है क्योंकि इसमें एविडेंस जो है स्केची है और कई डॉक्यूमेंट मिल गए हैं पुराने हमको।
तो उन्होंने कहा जब आपको डाउट है तो आप इंक्वायरी क्यों नहीं करवाते, आप खुद ही बोल रहे हो कि इसमें उनकी डेथ कंफर्म नहीं है। तो इसीलिए मुखर्जी कमीशन बनी और ये सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस थे, उनको बनाया गया, काफ़ी ऑनेस्ट व्यक्ति थे, इन्होंने कभी कोई उल्टा सीधा काम नहीं किया। तो जस्टिस मुखर्जी की इंक्वायरी 4-5 साल चली और वाजपेयी जी के टाइम पे स्टार्ट हुई और हमारी किस्मत ये थी कि जब तक इनकी रिपोर्ट आती उस टाइम पे कांग्रेस पार्टी पावर में आ चुकी थी। तो जस्टिस मुखर्जी का जो मेन कहना था वो यही था कि मैन में लाई बट सर्कमस्टेंसेस डू नॉट, क्योंकि मैंने पता कि सारी नेताजी की मारे जाने की कहानी जो है इनडायरेक्ट एविडेंस पे आधारित है। तो उन्होंने बोला कि आदमी झूठ बोल सकते हैं लेकिन जो परिस्थितियाँ झूठ नहीं बोलती। तो इन्होंने बोला सारी परिस्थिति ये दिखा रही है कि प्लेन क्रैश का नाटक हुआ है, ये जापानीज़ और सुभाष बोस ने मिल करके एक नाटक रचा ताकि वो रूस की तरफ को भाग सकें, क्योंकि उनके पास में उस समय पे कहीं बचकर जाने का रास्ता नहीं था। उनके लोगों ने उनको बताया कि अगर आप मारे गए तो भारत की जो फ्रीडम स्ट्रगल है वो ख़त्म हो जाएगी। हमें भूलना नहीं चाहिए कि सन 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन चला था वो 2-2.5 महीने में ख़त्म हो गया था वो। उसके बाद सन 42 के बाद से कोई देश में फ्रीडम फाइट नहीं चल रही थी बड़े ऑर्गेनाइज लेवल पे। तो ऑर्गेनाइज फाइट सिर्फ सुभाष चंद्र बोस और आईएनए के लोग कर रहे थे। तो लोगों ने कहा कि अगर आप मारे गए, अगर आपको पकड़ लिया जाता है तो पूरी फ्रीडम स्ट्रगल ख़त्म हो जाएगी, तो आपका बचना बहुत ज़रूरी है। तो वो काफ़ी अक्लमंद आदमी था, उसने बहुत महीने पहले देख लिया था कि लड़ाई ख़त्म होने वाली है, जापानी हार जाएंगे, तो कौन सी जगह है जहाँ से मेरे को सपोर्ट मिलेगा। तो एक ही जगह थी रूस, तो वो उनका वहाँ जाने का प्लान था। तो जस्टिस मुखर्जी ने ये बोला कि साहब वो तो रूस की तरफ को चले गए थे, लेकिन रूस में पहुँचे कि नहीं पहुँचे ये मैं आपको नहीं बोल सकता, क्योंकि रूस के जो इंटेलिजेंस के और सिक्योरिटी के जो आर्काइव हैं वहाँ मेरे को एक्सेस नहीं दिया गया और सरकार ने मेरी मदद नहीं करी, तो सरकार को उसने जिम्मेवार ठहराया बहुत बातों के लिए। इस बीच में एक प्रकरण ये भी निकल के आया कि पता नहीं क्या कारण है, सन 47 से लेकर आज तक हमारी सरकार को एलर्जी है कि ताइवान की सरकार से ये पूछते नहीं कि साहब आपके पास में कुछ उस प्लेन क्रैश के बारे में कुछ एविडेंस है कि नहीं है। तो शाहनवाज कमेटी को इन्होंने वहाँ नहीं जाने दिया, इन्होंने जीडी खोसला को नहीं जाने दिया। फिर उस ज़माने में अटल बिहारी वाजपेयी ने काफ़ी इस पर हंगामा मचाया, तो इंदिरा गांधी ने जाने तो दिया, लेकिन वो वहाँ जाके प्रॉपर इंक्वायरी करके नहीं आया। सिर्फ मुखर्जी कमीशन ने वहाँ पे इंक्वायरी करी और उसमें मेरा योगदान था कि मैंने ही ताइवान सरकार के लोगों से, क्योंकि उनके दिल्ली में उनके ऑफिसेस हैं, कहने को हमारे उनसे रिलेशनशिप नहीं है डिप्लोमेटिक, लेकिन उनके यहाँ पे ट्रेड कमीशन यहाँ बैठता है, सारे काम यहाँ पे होते हैं। तो उन्होंने डिक्लेयर किया, बाकायदा लिख करके मेरे को दिया उनकी गवर्नमेंट ने, जो मैंने कमीशन तक पहुँचाई बात, और जब जग जाहिर होगी कि उस पूरे महीने में वहाँ कोई प्लेन क्रैश नहीं हुआ। एक ही प्लेन क्रैश था जिसमें कुछ अमरीकी मरे थे। तो सरकार की जहाँ पे घटना घटी है वहाँ की सरकार ने ये प्लेन क्रैश की थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया। एक और सवाल उठ करके आता है कि साहब वो जापान में जो उनकी अस्थियाँ पड़ी हैं उसका हम डीएनए टेस्ट क्यों नहीं करते। ये बात बहुत लोग बोलते हैं, मेरे भी दिमाग में ख्याल आया था जब मैं नया जर्नलिज्म में आया था कि साहब हम लोग भी ये इतनी बेकार की इन लोगों ने पूरी बहस खड़ी की हुई है, चुपचाप डीएनए टेस्ट करो, दूध को तो पानी का पानी हो जाएगा। जस्टिस मुखर्जी ने बहुत कोशिश करी डीएनए टेस्ट कराने की। उन्होंने वहाँ जापान गए, उन्होंने कहा कि वो अस्थि कलश मुझे खोल के दिखाओ, तो जस्टिस मुखर्जी को तो उन्होंने दिखाया नहीं, वो टाला मटोल कर गए। एक चीज़ कि जो अस्थियाँ जापान में रनकोजी टेम्पल में पड़ी हैं, सो कॉल्ड अस्थियाँ नेताजी की, वो भारत सरकार के पास ही हैं। हमने सन 51 में उनको अपने कब्जे में ले लिया था, सिर्फ उसकी फ़िज़िकल कस्टडी रनकोजी टेम्पल के पास में। तो ये हमारा एम्बेसडर जो है उसके इंचार्ज में है, लेकिन जापानी मंदिर में रखी हैं, तो इसलिए पुजारी से बात करना बड़ा जरूरी पड़ता है। तो जस्टिस मुखर्जी ने अस्थि कलश को खुलवा करके और उसकी फ़ोटोग्राफ खिंचवाई और ये सब देखा कि अंदर है क्या। तो ये सो कॉल्ड नेताजी की अस्थियाँ हैं कि जब उन्होंने अस्थि कलश खोल के देखा तो उसमें ये आपका जबड़े की हड्डी और सिर की हड्डी के टुकड़े उस पात्र में मिले। अब जस्टिस मुखर्जी ने ये फ़ोटोग्राफ और जितनी डिटेल्स जो मिली बहुत सारी, ये उन्होंने दुनिया के ख़ास डीएनए एक्सपर्ट्स को दिखाई एक के बाद एक, जिसमें हिंदुस्तानी थे, जापानी थे, अमरीकी था एक और एक अंग्रेज़ था। सब ने एक आदमी को छोड़ करके, हिंदुस्तानी को जो अजीब अजीब सी बातें कर रहा था, सब ने ये बोला कि इतनी बुरी हालत में जो जैसे जली हुई अस्थियां हैं, इसका डीएनए होना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इसमें बचेगा कुछ है नहीं। लेकिन टेरी मिल्टन जो अमेरिकन एक्सपर्ट था, उसने बड़ी अच्छी बात बोली। उसने कहा नहीं, मैं इसका टेस्ट करने को तैयार हूँ, लेकिन एक कंडीशन है, आप लोग पहले इनका एंथ्रोपोलॉजिकल टेस्ट करवाओ हड्डियों का, उससे आपको मालूम चल जाएगा कि ये हड्डी कितने बड़े आदमी की है, 40 साल का है, 50 साल का है, एशिया का है कि यूरोप का है। तो ये सजेशन जब जस्टिस मुखर्जी ने सरकार को भेजा, हमारी सरकार को, तो यहाँ इनको सांप सूंघ गया। सीधा सपाट डीएनए टेस्ट सुभाष बोस की अस्थियों का नहीं हुआ, क्योंकि सरकार नहीं चाहती।
सरकार नहीं चाहती, आपको समझ में आएगा कि सरकार को मालूम है कि वो वहाँ नहीं मरे। सारा रिकॉर्ड बिल्कुल क्लियर है कि ये अस्थियाँ एक जापानी सोल्जर इचिरो ओकुरा की हैं, सब रिकॉर्ड उसके नाम पे हैं, पूरा रिकॉर्ड क्लियर कट है, किसी को मालूम चल जाएगा पड़ेगा ध्यान से तो, और सरकार को मालूम है, इसलिए डर के मारे उन्होंने इसका DNA टेस्ट आज तक नहीं करवाया। ये वो देश है, अगर आपको याद होगा एक भमरी देवी नाम का केस हुआ था, उसकी जंगल में से हड्डियां खोद करके CBI ने अमेरिका की FBI लैब से टेस्टिंग करवाई। अरे अगर भमरी देवी का टेस्ट अगर आप करवा सकते हो, अभी सुनंदा पुष्कर केस में ये लोग वायसरा टेस्टिंग के लिए जा रहे हैं लंदन में, तो सुभाष चंद्र बोस में तुम्हारे में पैसा नहीं जेब में, तुम्हारी जेब में क्या? और ऐसी ऐसी उलूल जुलूल बातें सरकारी कागजों में लिखी हैं कि साहब पैसा खर्च हो जाएगा, ये हो जाएगा। अरे यार पैसा तुम्हारे को बड़ा, तुम्हें चिंता पैसे की तुम्हें हो रही है? ब्लैक मनी तुम लेके नहीं आते वहाँ से, और तुम्हें सुभाष बोस में तुम्हें पैसा नजर आ रहा है? अजीब अजीब सी इन्होंने बातें लिखी कि साहब पैसा खर्च कर रहे हैं देश का। और बड़ी दुख की बात है कि नेताजी का जो अपना राज्य है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप लोग को एक, मैं भी नॉर्थ इंडिया को, मैं भी बंगाली नहीं हूँ, लेकिन कई लोगों के दिमाग में फितूर है कि साहब बंगाली होगा तो नेताजी का सपोर्टर होगा। आई एम सॉरी, अगर बंगाली होगा तो पहले या तो वहाँ बहुत से कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस पार्टी के लोग बैठे हुए, इसको मत रखिए। हाँ बिल्कुल वहाँ लोग सपोर्टर नेताजी के हैं, लेकिन आप ये मत समझिए कि सबके सब लोग जो हैं फेवर में। वहाँ का मेन मीडिया इस केस के खिलाफ में, इसलिए लोग वहाँ पे जागृति नहीं आ रही इतनी ज़्यादा वहाँ पे। तो जब मुखर्जी कमीशन बनी तो उन्होंने तब बोला कि साहब पैसा खर्च कर रहे हैं देश का आप लोग। अरे ये कोई सवाल है कोई कि पैसा खर्च कर रहे हैं? ये बात आप सन 50 में भी कह रहे थे। 50 में जब पंडित जी के टाइम पे भी लोग कहते थे कि साहब पैसा मत खर्च करो, जो चला गया चला गया, हम लोग नई चीज़ों के बारे में सोचें। यार ये तो कोई लॉजिक नहीं है नई चीज़ों। आप तो ये सारे केस बंद कर दो कोर्ट कचहरी में। अगर यही एक आपका बोलने का तरीका के साथ जो चला गया, तो फिर ये कोर्ट कचहरी की ज़रूरत क्या है? तो इस तरह के माहौल में हम लोग फंसे। जब मुखर्जी कमीशन की रिपोर्ट, जिसमें साफ लिखा है कि साहब वो प्लेन क्रैश का नाटक था, वो शायद रूस चले गए थे, वो सरकार के पास में जब रिपोर्ट आई तो 2006 के मई में कांग्रेस सरकार ने उस रिपोर्ट को रिजेक्ट कर दिया। और ये मेमोरेंडम ऑफ एक्शन टेकन रिपोर्ट जो पार्लियामेंट के साथ में रखा गया था, ये उसकी कॉपी है। एक पन्ने का रिपोर्ट, इससे अच्छा चौथी बच्चे के स्कूल का कार्ड होता है। इतनी बेइज्जती उन्होंने करी है इस आदमी की, सुभाष चंद्र बोस की। आप यकीन मान सकते हैं कि इतना बड़ा केस सुप्रीम कोर्ट का जज रिपोर्ट दे रहा है, कमीशन बैठी है सरकार के कहने पे, और तो अगर तुमने नहीं मानना मत मानो, कम से कम कारण तो बताओ। कारण नहीं बताया, उठा के रिजेक्ट कर दिया। तो ये मतलब डेमोक्रेसी का धज्जियाँ उड़ा दी लोगों ने वहाँ करके। और उसके बाद मैं आपको बता नहीं सकता कि शिवराज पाटिल नाम का ये पहले हमारा मंत्री था, वो कपड़े पहनता था अलग अलग किस्म के बहुत सारे, उसने कैसी बचकानी बातें करी हैं पार्लियामेंट में। जब बाद में कोई डिस्कशन हुई, कहते साहब हबीब रहमान क्यों झूठ बोलेगा। अरे भैया आप गृह मंत्री हैं, आपको रोज़ IB का डायरेक्टर रिपोर्ट करता है, आप इस बच्चों वाली बातें मत कीजिए। वो बेचारा क्या बोलता, उठ करके वो चला गया पाकिस्तान में बन गया वो गवर्नमेंट का अफसर। वो क्या बोलता वहाँ जा करके कि मैंने झूठ कहा था 40 साल पहले, पूरे देश में बाल मच जाता। तो ऐसी बचकानी इन्होंने हरकतें करी हैं। उसके बाद में लड़ाई मची, कई लोगों ने बोला कि साहब आप लोग ये झूठ बोल रहे हो और ये देश मानेगा नहीं। मुझे अभी भी याद है कि डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी ने स्टेटमेंट दी, अपने चंदन मित्रा, उन्होंने बोला कि देश आपको माफ़ नहीं करेगा, ये आप ऐसे नहीं दबा सकते पूरे इशू को। आज तो आप कर रहे हो, आपके पास में ताकत है। और वही हुआ आज आपके सामने कि वो 2006 में दबाया था, आज इनके सिर पे ये पूरा इशू खड़ा हो गया। रूस का एंगल बड़ा सिंपल स्ट्रेट है। 1990 तक हमें उसके बारे में एक नया उसमें चैप्टर जुड़ गया। 1991 में सोवियत रशिया टूट के गिर गया। कल में मेरे ख्याल से उसकी एनिवर्सरी हम लोग आज कल भी मना रहे हैं। सोवियत रशिया गिरने के बाद में एक नई चीज़ सामने आई कि वहाँ के जो रिटायर्ड KGB के अफसर थे, इंटेलिजेंस के बड़े बड़े अफसर जो थे, उन्होंने प्राइवेट टॉक्स में ये बोलना शुरू कर दिया कि साहब हमारे पास में रिकॉर्ड हैं, लेकिन आपकी सरकार इंटरेस्टेड नहीं है लेने के अंदर। तो ये और रिपोर्टें पहले रूस के अखबारों में छपनी शुरू हुई और उसके बाद में करते करते हिंदुस्तान के अखबारों में आनी शुरू हो गई। जैसे ये एक मैंने आपको एग्जांपल दिया कि ये रूस में उस ज़माने में खबर छपी थी, तो उसका एक फ़ोटोकॉपी है। ये मैं एक आपको रिकॉर्ड दिखा रहा हूँ जो मैंने कहीं से लिया था। ये सीक्रेट रिकॉर्ड है और ये 1996 का रिकॉर्ड है, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहाँ पे घबरा गई इस बात को देखी साहब कि रूस में ये डिस्कशन हो रही है चीज़ों के बारे में। तो ये उसका पहला पैराग्राफ है एक रिकॉर्ड का, और ये रिकॉर्ड आपका मिनिस्ट्री ऑफ विदेश मंत्रालय के ईस्ट यूरोपियन डिवीज़न का है, जिसके अंदर रूस भी आता है। और ये एक सेल से आता है। अगर आप इसका नंबर पढ़ेंगे, सीक्रेट लिखा हुआ 1352 NGO। NGO का मतलब आप वो मत समझिए, NGO का मतलब होता है नॉट टू गो आउट ऑफ ऑफिस। ये सीक्रेट सेल है MA के अंदर। NGO जो आप और मैं समझते हैं कि नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन की, वो चीज़ नहीं है। NGO सेल आपका PMO के अंदर भी होता है।
जहाँ ये सीक्रेट डॉक्यूमेंट छुपाते हैं। छुपाने चाहिए, देश की सुरक्षा के लिए, अच्छे काम के लिए बिल्कुल कीजिए ये काम सब, लेकिन ये पॉलिटिक्स के लिए नहीं आपको बना रखा हमने कि तुम फ्रीडम फाइटर के बारे में छुपा छुपा के चीज़ें रखोगे वहाँ पे। अब यहाँ ये एडमिट कर रहे हैं ऑन रिकॉर्ड पे कि कई बार सोवियत रशियन की प्रेस में ये खबर छपी है कि साहब सुभाष चंद्र बोस वहाँ हो सकते थे। इसका मतलब जो बीमारी हिंदुस्तान के लोगों को थी वो रूसियों को भी थी कि साहब वो आदमी यहाँ हो सकता था। तो ये मोटा मोटा क्रक्स निकल करके आ रहा है। मैंने जब से आरटीआई एक्ट बना, ये मैंने एप्लीकेशन दायर करी, मैंने विदेश मंत्रालय से पूछा कि साहब आपने, भारत सरकार ने रूस की सरकार से और सोवियत गवर्नमेंट से क्या इस बारे में कभी बात करी, और बात करी तो आप उसका मुझे करस्पॉन्डेंस की मुझे फ़ोटो कॉपी दो पूरी की पूरी। तो इन्होंने मुझे वो देने से मना कर दिया और वो लगा दी क्लॉज, वो नेशनल सिक्योरिटी वाली। अरे क्या नेशनल सिक्योरिटी भैया, आपको अभी तो आप शिवराज पाटिल खड़ा होकर पार्लियामेंट में कहता जी प्लेन क्रैश में डेथ हो गई, ये बाकी सब कहानी बेकार की बात है। 1 महीने बाद हम लोगों ने, मेरे दोस्तों ने मिलकर हमने अपने आरटी एप्लीकेशन लगाई, हमने उसमें हमने कुछ कागज़ मांगे, और ये बात ऑन रिकॉर्ड पर है, ऑन रिकॉर्ड पे बात है, छपी भी दिखा दूंगा आपको मैं। हमने उनसे बोला कि आप हमको ये कागज़ दीजिए। उसके बाद आप मानेंगे नहीं, उस ज़माने के गृह सचिव, होम सेक्रेटरी, उससे बड़ा अफसर मेरे ख्याल से इवन कैबिनेट सेक्रेटरी भी नहीं होता आजकल, गृह सचिव ने कागज़ में लिख करके दिया कि ये रिकॉर्ड देने से देश में दंगे हो जाएंगे। यार अभी तुम कह रहे कि मर गया प्लेन, 70 साल पहले कोई प्लेन क्रैश में मर गया, उसके दंगे होंगे क्या देश में आज? अब यहाँ तो लोग अपने 1 साल में अपने पिताजी को भूल जाते हैं, कितने दंगे हुए यहाँ तो, इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं घटी। कोई कहता जी शास्त्री जी को मार दिया, कोई कहते जी राजीव गांधी को हमारे देश का गृह मंत्री, कई लोग बोलते हैं कि नेताजी की थ्योरी कंस्पिरेसी थ्योरी है। मैं आप बताता हूँ आपको कंस्पिरेसी थ्योरी क्या होती है। आप यकीन नहीं करेंगे, मिस्टर चौहान देश के गृह मंत्री थे, इतनी बचकाना हरकतें करेगा देश का गृह मंत्री कि पार्लियामेंट में खड़ा होकर के बोल रहा है कि साहब राजीव गांधी तो इतने बड़े नेता थे, उससे दुनिया डरती थी। अरे किस दुनिया की बात कर रहे हो, कौन सी दुनिया डरती है उससे? फिर कहा जी उनसे अमेरिका ने मरवाने में उसका हाथ है, क्योंकि राजीव गांधी बहुत बड़ा आदमी हो गया था। अरे यार क्या भांग पीकर आप लोग पार्लियामेंट में जाते हो, ऐसी बकवास कर रहे हो आकर के? कोई राजीव गांधी जी के मारने अमेरिका का हाथ नहीं, अमेरिका के पास करने के लिए 1000 चीज़ें और है। वो LTT ने उनको मारा था, सबको पता है। लेकिन इसको कहते हैं कि साहब उलूल जुलूल बातें करना, ये तो कहता है फैक्ट फिगर पे पूरा केस है, ये कोई ऐसे हमने खड़ा कर दिया। अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात इसमें हुई कि साहब ये पूरा केस जब ये उछला सन 91 के बाद, जब रूसियों ने बोलना शुरू करा तो यहाँ हलचल मच गई हिंदुस्तान के अंदर। तो उस टाइम पे इंटेलिजेंस वाले वो सब सारी फाइलें वालों में ये डिस्कशन हुआ है। तो उस टाइम के विदेश मंत्रालय ने एक नोट प्रिपेयर किया जो मेरे हाथ लग गया, तो ये मैं नोट आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे। इस नोट पे उन्होंने उस समय में जो जॉइंट सेक्रेटरी जो इंचार्ज में थे ईस्ट यूरोपियन डिवीज़न के RL नारायणन, उन्होंने पूरा केस को स्टडी किया और उन्होंने बोला कि हमने सोवियत सरकार से नेताजी के बारे में पहला बार जब पूछा है इनडायरेक्टली, वो पूछा है सन 90 के आसपास। इसका मतलब 47 से बाद जब आपके पास में बाकायदा रिपोर्ट्स अवेलेबल थी कि नेताजी रूस में हो सकते हैं, हमारे देश में कितने बड़े बड़े महानेता हुए थे, पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, किसी ने हिम्मत नहीं करी रूस से बात करने की। ये वो ज़माना था, आप लोग जो छोटे हैं उनको पता नहीं होगा, हमारी इतनी ज़बरदस्त उनसे आंकड़ा हमारा था रशिया के साथ में कि गोबर गैस प्लांट से लेकर के सारा असला बारूद वहाँ से आता था, एक एक चीज़ रूस से आती थी हमारे देश में। दुनिया में कोई ऐसा इशू नहीं था जो हमने रूसियों से डिस्कस नहीं किया कभी, लेकिन ये इशू डिस्कस नहीं किया हम लोगों ने। भाई आप सारी बातें उनसे कर रहे हो रूस सरकार से, उन्होंने यहाँ पे दिल्ली में इतना बड़ा ऑफिस खोल रखा है, आप उनसे पूछो ना सुभाष बोस के बारे में। इन्होंने नहीं पूछा, तो पहली बार 90 में इन्होंने पूछा। इन्होंने फिर बोला कि सन 91 में रूस की सरकार ने हमको एक गोल मटोल आंसर दिया कि हमारे पास में कागज़ नहीं है। तब RL नारायण साहब ने बड़ा अच्छा इसमें विवरण दिया। वही कहते हैं कि साहब रूस में जो आर्काइव हैं, जो जिसमें डॉक्यूमेंट रखे जाते हैं, बेसिकली 2 या 3 तरह के हैं। तो मोटे मोटे 2 तरह के हैं। एक वो जो पब्लिक आर्काइव होते हैं जिसमें स्टेट म्यूज़ियम हो गए, ये हो गया छोटा मोटा। एक इंटेलिजेंस वाले आर्काइव, सीक्रेट। वो कह रहा है ये जो रूस जो जवाब दे रहा है ये ओपन आर्काइव से दे रहा है, सीक्रेट से नहीं दे रहा। इसको मैं आपको समझाता हूँ ऐसे कि मान लीजिए मेरा एक दोस्त अमेरिका से आता है और वो मुझे कहता है कि मैंने इंक्वायरी करनी है राजीव गांधी के मारे जाने पे कि क्या हुआ, मैं किताब लिख रहा हूँ। अगर उसको मैं बोलूँ कि तू आनंद में जाकर के कॉलेज में रिसर्च स्टडी कर, कैलकाटा के चला जा म्यूज़ियम के अंदर, फिर तू नेहरू यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में चला जा, मैं तो उसका टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। अगर आपको राजीव गांधी असैसिनेशन के ऊपर डॉक्यूमेंट चाहिए तो या तो गृह मंत्रालय के पास जाइए, IB के पास जाइए, रॉ के पास में जाइए, उनके पास में डॉक्यूमेंट है, पर वो आपको देंगे नहीं।
कोई भी कंट्री किसी को इंटेलिजेंस के हाथ डॉक्यूमेंट तो ना देता है। हाँ, लेकिन सरकार मांगेगी तो मिल जाएगा आपको। सरकार की दोस्ती किस बात की, हमारा दुश्मन तो ना रूस हमारा दुश्मन है, ना चाइना हमारा दुश्मन है। सबकी एम्बेसी खुली, यहाँ पे हाई कमीशन खुले हुए, आप पूछिए उनसे, आपकी रोज़ सुबह शाम बातचीत होती है। तो इन्होंने ये बोला पॉइंट नंबर 6 कि ये जो रशियन सरकार जो है, इनका आंसर सीक्रेट फाइल से नहीं आया है। अब हमें करना ये चाहिए, हम उनसे एक सवाल पूछें कि साहब आप अपने आर्काइव, जो इंटेलिजेंस के आर्काइव हैं KGB के, जो खुफिया विभाग के आर्काइव हैं, उसको सर्च करके बताएं कि साहब सुभाष चंद्र बोस के होने के बारे में कोई आपके पास में सबूत है कि नहीं है। नंबर 7 में ये लोग लिख रहे हैं कि हमारा जो एम्बेसडर है मॉस्को में, उसको बोला जाए कि तुम डिमाश इशू करो रशियंस को इस बारे में। डिमाश जो होता है, मतलब जब दो सरकारें आपस में बातचीत करती हैं तो उसमें सबसे पहला सीरियस लेवल डिमाश को बोलते हैं कि आप एक राइटिंग में लिख के देंगे, अपना नाम देंगे कि साहब हमको ये आपसे इन्फॉर्मेशन चाहिए। अगर वो काम नहीं करेगा तो आपका जो दूतावास का जो इंचार्ज होगा वो फ़ोन करके बात करेगा दूसरे विदेश मंत्रालय से। वो नहीं चलेगा तो आपका विदेश मंत्री फ़ोन करेगा, इसलिए बैठे हैं, नौकरी किसकी करते हैं, सरकार की नौकरी हमारी किस लिए करते हैं लोग। वो नहीं चलेगा तो विदेश मंत्री जाके खुद बात करेगा। आप क्यों मिलते हैं आपस में विदेश मंत्री दो देशों के। मेरी जॉर्ज फर्नांडिस से बातचीत हुई थी जब वो रक्षा मंत्री थे, उनको मैंने बोला, मैंने कहा सर ये इशू है, तो उन्होंने मेरे कहने पे बात भी करी। उन्होंने बोला कि उन्होंने मुझे बोला है मेरे काउंटर पार्ट ने कि ये आपके प्रधानमंत्री हमारे बीच में, हमारे जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट के लेवल पे होगा। सबसे हाईएस्ट लेवल जो इंटरेक्शन होता है हेड ऑफ द गवर्नमेंट लेवल पे होता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी रूस के राष्ट्रपति पुतिन से बात करेंगे, ये होता है हाईएस्ट लेवल। सबसे नीचे में आता है आपका डिमाश, बहुत छोटा सा लेवल है। तो ये जो नोट जो मेरे हाथ लगा उसमें मैंने देखा कि उस ज़माने के विदेश मंत्री ने साइन किए हुए हैं, और जैसे ही उसको इसके बारे में बताया गया तो उसने ये लिखा कि साहब फॉरेन सेक्रेटरी और जॉइंट सेक्रेटरी जिसने ये प्रपोजल दिया ये आपस में मीटिंग करें। अब भगवान जाने इस मीटिंग में क्या हुआ, लेकिन इस मीटिंग हो जाने के बाद में यही मिस्टर नारायणन जो डिमाश इशू करने की बातचीत कर रहे थे, अपने अगले नोटों में वो बैठ करके सब उल्टी बातें बोलनी शुरू कर दी कि कोई ज़रूरत नहीं है, हमारे रिश्ते ख़राब हो जाएंगे, फलाना ढमकाना। इसका मतलब उनकी मीटिंग में कोई जादू हो गया उसके ऊपर। तो ये पूछना पड़ेगा भी ये कैसे हो गया। अब डिमाश इशू करना बहुत छोटी चीज़ है, बहुत छोटी चीज़ है। ये टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर है, ये एक फ़िल्म एक्ट्रेस है, थोड़ी देर के लिए कनाडा एयरपोर्ट में कुछ लोगों ने तंग किया, उसको वहाँ पकड़ लिया 2 मिनट के लिए, तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने 2 मिनट में डिमाश इशू कर दिया। डिमाश बहुत छोटी सी चीज़ है, तो छोटे छोटे होते तो फ़ोन खड़का देते हैं हमारे मंत्री सीधा उनको वहाँ पे, छोटी छोटी चीज़ें ये तो, लेकिन उसके लिए वो सुभाष बोस के लिए करने को तैयार नहीं है। और ये तब हो रहा है कि ये उस ज़माने का विदेश मंत्री था ये आदमी। सारे अपने आप को दावा करते हैं कि मैं नेताजी का भक्त हूँ बड़ा। आप दावा क्यों करते हैं भक्त होने का? आपको तो ये बोलना चाहिए था कि साहब डिमाश छोड़ो, मैं खुद बात करूँगा फिजिकली उससे। सब नेताजी के फॉलोअर हैं इस देश में, लेकिन एक आदमी रूस से बात करने को तैयार नहीं है। ये आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। इस आदमी का नाम है राउल वॉलनबर्ग। पूरी कहानी इसकी ज़िंदगी की सुभाष बोस से मिलती जुलती है। सन 45 जनवरी में ये बुडापेस्ट में काम करता था, स्वीडिश डिप्लोमेट था, सेकंड सेक्रेटरी। एक दिन गायब हो गया। खबर आई कि साहब राउल वॉलनबर्ग का कोई गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है, मर गया है। सेकंड डे खबर आती कि साहब वॉलनबर्ग मरा नहीं है, उसको रूसी उठा करके ले गए। जैसे ही उसको ये मालूम चला उनके लोगों को, इतना सा कंट्री है स्वीडन, और कभी उनकी रूस से दोस्ती अच्छी नहीं हुई। हम लोग तो बहुत बड़ा विशाल, हमारा तो दुनिया के लीडर हैं हम लोग, तो वो छोटा सा कंट्री है। जैसे ही उनको खबर लगी, हम लोग बातें करते हैं फैमिली रिलेशन के बारे में, इसकी सौतेली बहन और उसकी माँ पीछे पड़ गई अपने गवर्नमेंट के कि पता लगाओ कहाँ गया वो, तुम्हारी नौकरी करता था वो पिंता। और उनकी गवर्नमेंट ने वही काम किए जो गवर्नमेंट जिसके दिल में चोर नहीं है वो करती। 45 और 46 के बीच में 8 बार उन्होंने रूसियों से ये मुद्दा उछाला, हाईएस्ट लेवल पे सीधा स्टालिन के पास पहुंच गए कि साहब बताओ वॉलनबर्ग के बारे में खबरें आ रही कि साहब आपके पास में कोई उनके पास में एविडेंस नहीं था, सिर्फ सुनी सुनाई बातें, जैसे हमको सुनने में आता था बचपन में कि साहब सुभाष चंद्र बोस रूस की किसी जेल में बंद हैं अपना, ऐसी खबर आती थी वॉलनबर्ग के बारे में। उसके बेसिस पे उन लोगों ने रूस में हाईएस्ट लेवल पे 8 बार मुद्दा उठाला। रूसी जो है पहले उनको 47 में स्टेटमेंट आया कि हमने सारे अपने डॉक्यूमेंट हमने ढूंढ लिए, हमने सारे चेक कर लिए, हमें वॉलनबर्ग नामे किसी आदमी का पता ही नहीं, हम जानते नहीं कौन है। बाद में उन्होंने इतना प्रेशर क्रिएट किया कि साहब कि जब भी रूसी और स्वीडिश लोग आपस में मिलते होते, ये लोग हर एक मुद्दे में वॉलनबर्ग की बात करते थे। करते करते 1958 में 10 साल बाद
उनके विदेश मंत्री मोलोटॉव ने अपने नोट में लिखा टॉप सीक्रेट, क्योंकि ये सब नोट्स बाहर आ गए हैं कि साहब अगर हम इनको सच नहीं बताएंगे तो हमारे रिश्ते ख़राब हो जाएंगे देशों के। तो 10 साल तक उन्होंने ये बोला कि हमको नहीं पता वॉलनबर्ग कौन है, लेकिन 10 साल के बाद में एडमिट कर लिया कि 1947 में केजीबी के हेडक्वार्टर्स में इंटरोगेशन के बाद में वॉलनबर्ग की मौत हो गई। तो 10 साल तक आप झूठ बोलते हैं। मैंने और भी आपको मैं एग्जांपल दे सकता हूँ कि देश झूठ बोलते हैं। मैं अपना भी एग्जांपल दूंगा, हिंदुस्तान के बड़े महानेता हुए झूठ, बिल्कुल देश झूठ बोलते हैं। अगर आपको किसी फॉरेन कंट्री से कोई इन्फॉर्मेशन निकालनी है, आपको लगता है कि पाकिस्तान आपको बता देगा 1 मिनट में कि इब्राहिम कहाँ बैठा हुआ है? जब तक आप प्रेशर नहीं लगाओगे कोई नहीं देगा, चाहे दोस्त हो तो दुश्मन हो। तो हम लोगों ने सुभाष बोस के बारे में कुछ भी पता लगाने की कोशिश नहीं करी। ये बहुत बहुत गलत बात है। आपको इतनी रिपोर्टें मिली कि वो आदमी वहाँ हो सकता है, और रूसियों ने खुद हमको कंप्लेंट करी, जो बाद में 91 के बाद जो पत्रकार गए हैं वो कह रहे हैं कि हमने इंडियन गवर्नमेंट को इनडायरेक्टली कितनी बार बोला कि भैया रिकॉर्ड है, लेकिन वो आपको इनको नहीं मिलेंगे रिसर्चर्स को, सरकार आपकी बोलेगी तो। अब सरकार बोलने को तैयार नहीं है। अब आपको समझ में आएगा क्यों नहीं बोल रहे वो लोग। तो मेरा जो मानना था, आपको मैंने कहा कि 3 प्लेन क्रैश, नेताजी के मरने में 3 कहानियाँ हैं। पहली कि प्लेन क्रैश में डेथ हुई, मेरा कम से कम मेरी अंडरस्टैंडिंग में, और इवन जस्टिस मनोज कुमार मुखर्जी की अंडरस्टैंडिंग की, मेरी किताब उनसे पहले आ गई थी रिपोर्ट से, तो प्लेन क्रैश नाम की चीज़ नहीं हुई। नंबर 2, वो रूस की तरफ को चले गए थे, ये मुखर्जी कमीशन की रिपोर्ट में लिखा गया, उसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है, वो बिल्कुल क्लियर है। मेरा मानना है एज ए पत्रकार कि वो रूस में थे। अगर आप मुझसे पूछो कि क्या आपके पास में कोई पुख्ता सबूत है कि सन 45 के बाद नेताजी रूस में थे, भाई पुख्ता सबूत अगर आप उसको इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर पूछ रहे हैं तो मैं नहीं दे पाऊंगा आपको। ये बिल्कुल उस तरह का सवाल है कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में है, उसका सबूत आपके पास में क्या है? हमारे पास कोई पक्का सबूत नहीं है। हाँ, लेकिन हमको मालूम है, बिल्कुल मालूम है वहाँ पर बैठा हुआ है, क्योंकि आपको 2-2-4 करना हर एक को आता है। अब इंडियन एविडेंस एक्ट के हिसाब से साबित करना बड़ा मुश्किल है। मेरे को लगता है, मेरा मानना है कि अगर कल को आप उसको पकड़ के भी लेकर आ जाओगे तो कोर्ट में कौन गवाही देने आएगा कि साहब इस आदमी ने 93 में बम ब्लास्ट करवाए थे? कोई नहीं आएगा। ये जितने बॉलीवुड वाले जिनके पीछे ये बच्चे भागते हैं ना, स्कूल वाले, ये सारे उसकी रैली में ठुमके मारते थे बैठ करके, जितने फिल्म एक्टर थे ये लोग। कोई आदमी गवाही नहीं देगा उस आदमी के खिलाफ में कि साहब इसने 93 का बम ब्लास्ट प्लान किया था। तो जो चीज़ इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर नहीं साबित हो सकती, उसका मतलब ये नहीं कि वो सच नहीं है। हमें मालूम है कि वो वहाँ पे थे, लेकिन हम साबित तभी कर पाएंगे जब हमको बाकायदा वहाँ से कागज़ पता CS वर्ड मिलेगा। तो मेरा पर्सनली मानना ये है एज ए पत्रकार के तौर पे कि वो रूस में थे, सरकार को इस बात का मालूम था। अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो सुब्रमण्यम स्वामी जी भी बोल रहे हैं आजकल स्टेटमेंट देने के साथ उनको रूस में मार दिया गया, वो उसका कुछ तालमेल बैठ नहीं रहा है। कई कारण है। पहला कारण ये कि एक आदमी अजाइलम लेके दूसरी कंट्री में जाता है तो क्यों उसको मारेंगे वो लोग? उनको मारने से फ़ायदा क्या होगा? कोई भी जो कंट्री है, कोई भी काम करती है, कैसी भी कंट्री क्यों ना हो, कोई जितना बुरा से बुरा आदमी क्यों ना हो, अगर वो किसी को मारता है तो सोच समझ के मारता है। कोई उसके दिमाग में कोई ना कोई कारण होता है। अगर स्टालिन ने 10 लाख लोगों को मरवाया था तो 50 लाख लोगों को उसने मरवाया भी नहीं। उसने ये ना कि सारी की सारी पॉपुलेशन ख़त्म करवा दी उसने मारा, चुन चुन के लोग को मारा जहाँ उसको लगा कि ये लोग मेरे खिलाफ में थे। तो सवाल ये पैदा होता है कि वो सुभाष बोस को मारने में उसको क्या फ़ायदा था? पहली बात तो ये। दूसरा ये कि कोई सबूत नहीं है। ये जो बातें बोली जा रही हैं कि साहब उनको रूस में ले जाके जेल में बंद, कोई सबूत नहीं है। ये सब सुनी सुनाई बातें, कोई सिर पैर नहीं है इसका। इनफैक्ट इन्फॉर्मेशन गलत है। कुछ लोग का जैसे ये बोलना कि नेहरू जी के कहने पे उस मरवा दिया, आई एम सॉरी, लोगों को बेसिक फैक्ट नहीं पता। स्टालिन यूज्ड टू नॉट लाइक बोथ नेहरू एंड गांधी। स्टालिन को नेहरू से कोई इंटरेस्ट नहीं था। उन्होंने उनके बारे में जो नोट लिखे हैं उसमें उल्टा सीधा वर्ड्स यूज़ किए उसके लिए। तो जिस आदमी को पसंद ही नहीं करते उसके लिए थर्ड पर्सन को क्यों मरवाएंगे वो लोग? वो तो उसको जिंदा रखेंगे, भाई कुछ फ़ायदा होगा, इतना बड़ा मोहरा तुम्हारे हाथ में लगा। तो वो ये सब सिर पैर की बात। तो मुझे कोई सबूत नहीं मिला कि साहब उनको रूस में मार दिया गया। लोग कहते हैं, लेकिन उनके जो दावों को जब उसमें आप डीप में जाते हो तो आपको मालूम चलता है कि उसमें कोई उसमें ताकत नहीं है। अब बड़ी अजीब सी बात है कि सुनने में बड़ा अजीब लगता है कि साहब 85 में एक बाबा मरता है और वो सुभाष बोस हो सकता है, लेकिन एविडेंस अब यहाँ पर आ रहा है। अब आपको मैं थोड़ा समय लेके बताऊंगा कि क्या एविडेंस क्या है, और ये कोर्ट ने अप्रूव किया 2013 में। और ये तो अब ये अपने आप में कितना मतलब हैरानी करने वाला विषय है। अगर हम इसको फॉर द मैटर ऑफ आर्गूमेंट हम सोच के देखें, अगर 85 तक ये आदमी सुभाष प्रभु थे और जिंदा थे और एक बाबा के रूप में थे, इसका मतलब ये विषय मेरे दादाजी के टाइम से हट के मेरे समझ में आ जाएगा कि अगर इस बात को अगर हम मान लें फॉर आर्गूमेंट सेक, तो जिन्होंने इनको देखा है उसमें से यंगेस्ट लोग जो है फेसबुक के अंदर आजकल एक्टिव है। 85 तो बहुत रीसेंट बात हो गई।
तो और लेकिन ये अब सबसे मतलब बड़ा एग्जाम नेताजी की को क्या हुआ, सबसे बड़ी थ्योरी निकल के अब यही सामने आ रही है। उसका एक बड़ा मोटा कारण जस्टिस मुखर्जी खुद हैं। 2006 में जस्टिस मुखर्जी की रिपोर्ट आई तो उसमें लिखा था कि उनके पास में कोई क्लिंचिंग एविडेंस नहीं है कि ये फैज़ाबाद के भगवंत जी जो थे वो नेताजी थे। उसका इंटरप्रिटेशन मीडिया ने लगाया उस ज़माने में कि साहब वो तो सुभाष चंद्र बोस नहीं थे। नहीं, उसने ये नहीं कहा, उन्होंने बोला है कि एविडेंस है लेकिन क्लिंचिंग नहीं है। मैं अभी भी आपको बोल रहा हूँ कि मेरा भी मानना है कि एविडेंस है लेकिन क्लिंचिंग नहीं है, लेकिन एविडेंस है। ये आपकी रीडिंग में मीडिया की गलती हुई है। 2010 में जस्टिस मनोज कुमार मुखर्जी का एक इंटरव्यू जो गलती से रिकॉर्ड हो गया था, उनका व्यू क्या था ये मेरे से लोगों को बहुत पहले से मालूम था, लेकिन ये गलती से वीडियो रिकॉर्ड हो गया और किसी ने, और ये उसके बाद में ये टाइम्स नाउ वगैरह चैनल में चला था, जिसमें वो साफ बोलते हुए दिखाए गए कि मैं 100% कन्विंस हूँ कि वही आदमी था, सुभाष बाबू थे वो, लेकिन मैं साबित नहीं कर पाया क्योंकि सरकार मेरे को सपोर्ट नहीं करी। तो अब सुप्रीम कोर्ट का एक जज जिसने 9 साल 6 साल इंक्वायरी करी हो, उसके बाद में वो ऐसी स्टेटमेंट दे, तो उसका मतलब कुछ ना कुछ हमको उस पर ध्यान देना चाहिए। इससे पहले मैं आपको इस पे लेके जाऊँ, एक आपको मैं छोटी सी चीज़ दिखाना चाहता हूँ जिसके बारे में थोड़े दिन पहले मीडिया में काफ़ी बवाल मचा था कि वो कुछ नेताजी की फैमिली पे जासूसी चल रही थी, तो कि उसमें मेरा और मेरे दोस्तों का हाथ है। हम लोगों ने ही एक RTI डाली थी, उसके प्रेशर में आकर के सरकार ने कुछ 1000 पन्ने डॉक्यूमेंट्स के नेशनल आर्काइव में भेजे। अब होता यह है कि जब आप कुछ 1000 पन्ने भेजते हो तो गलती हो जाती है, इवन अमेरिका में गलती होती है। मैंने देखा कि आपने बहुत सारे पन्ने निकाल दिए और पता लगा कि गलती से आपने एक ऐसी फाइल पब्लिक कर दी जो पब्लिक होनी नहीं चाहिए थी, फिर आप उसको खींच लेते हो उल्टा वापस। तो गलती से कुछ फाइलें की फ़ोटो कॉपी ओरिजिनल अभी भी सीक्रेट पड़ी हैं कलकत्ता गवर्नमेंट के, बंगाल गवर्नमेंट के पास में। कुछ फाइलें गलती से नेशनल आर्काइव में पिछले साल के दिसंबर में आ गई, वहाँ से वो मेरे हाथ लगी और मेरे से थ्रू वो इंडिया टुडे में चलेगी। उसके बाद से वो सारे टीवी चैनल में जो आपने डिस्कशन देखा वो बेसिकली इस जासूसी कांड पे हुआ है। तो ये पता लगा कि आज़ादी के बाद ये लोग सुभाष चंद्र बोस की फैमिली पर जासूसी कर रहे थे, इंटेलिजेंस ब्यूरो वाले, और उन्होंने यूज़ किए लोकल इंटेलिजेंस के लोग और लोकल पुलिस के लोग। एक सिंपल सी मैं आपको कॉमन बताऊँ, इसमें किसी को ज़्यादा समझदार होने की ज़रूरत नहीं है। दुनिया भर में, चाहे वो हिंदुस्तान हो, पाकिस्तान हो, चाहे अफ्रीका का कोई भी कंट्री हो, इंटेलिजेंस और पुलिस वाले हिस्ट्री पर रिसर्च नहीं करते। उनकी जो ड्यूटी होती है वो प्रेजेंट और फ्यूचर की थ्रेट को काउंटर करना होता है कि आज कुछ गड़बड़ ना हो, आगे गड़बड़ ना हो फ्यूचर में। वो हिस्ट्री पर रिसर्च नहीं करते वो लोग। वो घोस्ट बस्टर्स नहीं है कि वो बैठ के देखेंगे जी साहब, अगर आप बोले कि IB को बोलो कि साहब आप रिसर्च करो कि दांडी मार्च में क्या हुआ, वो काम IB का काम नहीं करना। वो लोग प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में बात करेंगे। जिन नेताजी के भतीजों की जासूसी हो रही थी उनका कोई वजूद नहीं था उन लोगों का, ना कोई वो 30 मार खान थे, ना वो बड़े आदमी थे, ना गवर्नमेंट को कोई थ्रेट था उनसे। पूरी फाइलें मैंने देखी हुई हैं, फाइलें पढ़ ली सारी की सारी।